हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गोल्डन एजुकेशन। आज है हमारा ग्रामर सेक्शन में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास जो लेने जा रहा हूँ वो है प्रीपोजिशन से रिलेटेड। आपको पता ही है, एक ग्रामर सीरीज़ लेकर के आए हुए हैं जो कि एब्सोल्युटली फ्री है आप लोगों के लिए। इसमें मैंने आपको नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, एडवर्ब, ये जो सारे चैप्टर हैं ये ऑलरेडी मैंने आपको कवर करा दिए हैं। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी हुई हैं तो आप उन वीडियोस को प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। आज हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है जिसका नाम है प्रीपोजिशन। ये मैंने बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स बना रखे हैं, इन नोट्स से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ताकि बिल्कुल कम समय में आपकी बहुत अच्छे से अच्छे क्रिस्प तरीके से तैयारी हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स आपको सीख सकें। इसमें आपको डेफिनेशन बताऊँगा, इसके टाइप्स बताऊँगा, इसके यूसेस बताऊँगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट यूजेस एंड जो इम्पॉर्टेंट रूल्स होते हैं उसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। तो चलिए आज की वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो पहला देखो क्या लिखा हुआ, प्रीपोजिशन। नाम में लिखा हुआ है प्री और पोजिशन। प्री मतलब पहले और पोजिशन मतलब स्थान। जिसका स्थान हमेशा क्या आएगा, पहले आएगा। किसके पहले आएगा, नाउन या फिर प्रोनाउन के। देखो क्या लिखा हुआ है, प्रीपोजिशन वह शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले प्रयुक्त होकर उस नाउन या प्रोनाउन का अन्य शब्दों के साथ संबंध दिखाता है। तो एक नाउन या प्रोनाउन का के पहले लगता है और उसका किसी और नाउन या प्रोनाउन के साथ या किसी और वर्ड्स के साथ क्या बताता है, रिलेशन बताता है। तो उसी को क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशन। बहुत ईजी है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ देखो, प्रीपोजिशन प्लस नाउन या प्रोनाउन या प्रीपोजिशन प्लस, हमेशा याद रखना प्रीपोजिशन के साथ एडजेक्टिव एडवर्ब तो आ ही नहीं सकता। अब प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट आता है। ये अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देख चुके हैं तो आपको ये बात तो मैंने पहले ही बता रखी होगी। हर बार मैं बोलता था प्रीपोजिशन प्लस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, याद आ रहा, प्रीपोजिशन प्लस बाद में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कौन बनता है, केवल नाउन या प्रोनाउन बनते हैं। सब्जेक्ट भी नाउन या प्रोनाउन बनता है और ऑब्जेक्ट भी कौन बनता है, नाउन या प्रोनाउन बनता है। जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ, देखो ये तो आपने सुना ही होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपने ऐसा स्ट्रक्चर तो हमेशा सुना होगा। तो सब्जेक्ट कौन बनता है, सब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन ही बन सकता है। वर्ब तो वर्ब भी होती है। और ऑब्जेक्ट भी कौन बनता है, ऑब्जेक्ट भी हमेशा कौन बनता है, नाउन या प्रोनाउन बन सकता है। गॉट इट, वही लिखा हुआ, सब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन बनता है और ऑब्जेक्ट भी हमेशा नाउन या प्रोनाउन बनता है। और ऑब्जेक्ट भी दो तरीके के होते हैं। जैसे एक ऑब्जेक्ट तो ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट तो ये वर्ब का ऑब्जेक्ट है, और एक ऑब्जेक्ट होता है प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। यहाँ पर स्ट्रक्चर लिखा है प्रीपोजिशन प्लस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसका वर्ब के ऑब्जेक्ट से कोई लेन देन नहीं होता। और ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी नाउन या प्रोनाउन से मिलकर बना होता है। गॉट इट, प्रीपोजिशन के बाद कभी भी एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब नहीं आ सकता है क्योंकि प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट आता है और वो हमेशा नाउन या प्रोनाउन होता है। देखो, प्रीपोजिशन के बाद कभी वर्ब डायरेक्टली नहीं आ सकता। अगर कोई वर्ब आती है तो प्रीपोजिशन के बाद तो वो आईएनजी वाली फॉर्म ही यूज़ होगी। इसको क्या बोलते हैं, जीरंड बोलते हैं। अब देखो, ये मैं वर्ब में पढ़ाऊंगा आपको, इन्फिनेटिव क्या होता है, पार्टिसिपल क्या होता है, जीरंड क्या होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल, ठीक है ना। वो मैं वर्ब में पढ़ाऊंगा, एडवांस वर्ब में आता हूँ, नॉन फाइनाइट वर्ब में आता हूँ। तो फिलहाल आप इतना याद रखो कि वर्ब के आईएनजी फॉर्म को क्या बोलते हैं, जीरंड भी बोलते हैं। तो प्रीपोजिशन के बाद जनरली वर्ब नहीं आती, लेकिन आ सकती है कौन सी वाली फॉर्म, आईएनजी वाली फॉर्म आ सकती है। एक्चुअली में वो वर्ब नहीं रहती है, वो क्या होता है, जीरंड होता है। और जीरंड एज अ नाउन यूज होता है। और मैंने तो बता दिया प्रीपोजिशन के बाद क्या लगता है, नाउन या प्रोनाउन लगता है। और वर्ब की आईएनजी फॉर्म एज अ जीरंड भी यूज होती है, जिसको क्या बोलते हैं, नाउन ही बोलते हैं। तो आ तो क्या, नाउन ही तो आया हुआ। गॉट इट। हाँ, और इससे कन्फ्यूजन मत करना, ये कुछ भी नहीं है। देखो मैं बताता हूँ, ये तो आपको पता ही होगा, ये तो मैंने वैसे बहुत बार बता रखा आपको। नाउन, नाउन से पहले हमेशा क्या आएगा, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से पहले क्या आता है, एडवर्ब, एडवर्ब से पहले क्या आता है, आर्टिकल। यार स्ट्रक्चर मैंने आपको 12 बता रखा है। वही तो लिखा हुआ है, देखो, नाउन गर्ल, गर्ल के पहले एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या है, गुड। इसके पहले एक वेरी भी लगा सकते हो एडवर्ब के लिए, और उससे पहले क्या, आर्टिकल। या अ वेरी गुड गर्ल या अ गुड गर्ल बोल लो। ठीक है, ये स्ट्रक्चर ठीक है। उसी तरीके से प्रीपोजिशन के पहले भी ऐसा स्ट्रक्चर सेम आ सकता है। नाउन या नाउन से प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन, उसके पहले एडजेक्टिव जो नाउन या प्रोनाउन को क्या करे, क्वालिफाई करे, तो वो चल जाएगा। ठीक है ना। और उसके पहले क्या, प्रीपोजिशन, वो ऐसा चल जाएगा। एक ही बात हो, जैसे लिखा हुआ है एक सेकेंड, ठीक है, जैसे क्या लिखा हुआ है, एक सेकेंड, ये कहाँ से आ गया, ठीक है। आई एम फॉन्ड ऑफ सिंग, फॉन्ड ऑफ सिंग नहीं, फॉन्ड ऑफ प्रीपोजिशन होता है, प्रीपोजिशन के बाद वर्ब नहीं आएगी, प्रीपोजिशन के बाद नाउन या प्रोनाउन आएगा। तो आई एम फॉन्ड ऑफ सिंगिंग। आपको ये बोलेगा सिंगिंग भी तो सर वर्ब ही है, नहीं, सिंगिंग आईएनजी, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, जिसको क्या बोलते हैं, जीरंड भी, जीरंड के तौर पर भी यूज़ हो जाता है वो। ठीक है। और जीरंड मतलब क्या होता है, नाउन ही होता है, एक तौर पर नाउन की ही फॉर्म होती हो। अगला क्वेश्चन देखो,
मोहन इज एडिक्टेड टू स्मोक, नहीं, मोहन, ये पढ़ के ही लग रहा होगा आपको यार गलत लिखा हुआ है। मोहन इज एडिक्टेड टू स्मोकिंग, तो टू प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट आता है वो नाउन या प्रोनाउन बनता है। यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एज अ जीरंड यूज़ हो रही है और जो एज अ नाउन यूज़ हो रहा है, ठीक है। जीरंड को ही नाउन बोलते हैं, मोटा मोटा फिलहाल ये समझ लो। जब नॉन फाइनाइट वर्ब आएगी तब उसमें और डीप में मैं आपको पढ़ाऊंगा। अगला क्या लिखा हुआ है, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन प्लस एडवर्ब, देखो ऐसी स्थिति में प्रीपोजिशन को हटा देते हैं, कभी प्रीपोजिशन के बाद एडवर्ब नहीं आना चाहिए। जैसे वैसे कोई रूल तो बना नहीं है पर फिर भी चलो, आई एम गोइंग देयर, ठीक है, आई सब्जेक्ट हो गया, एम हेल्पिंग वर्ब होगी, गोइंग मेन वर्ब होगी और देयर हियर या देयर एडवर्ब ऑफ प्लेस होते हैं। मैंने एडवर्ब पढ़ा दिया है, वेयर का आंसर देते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस, ठीक है। तो इससे पहले कभी वो नहीं लगाना, क्या प्रीपोजिशन नहीं लगाना है। आई एम गोइंग टू देयर, नहीं नहीं नहीं, नहीं प्रीपोजिशन नहीं लगाना। आई एम गोइंग देयर, आई एम गोइंग टू, हाँ ऐसा बोल दो, आई एम गोइंग टू स्कूल, टू प्रीपोजिशन है। अब प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनता है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है नाउन या प्रोनाउन, तो नाउन लगा दिया स्कूल, ठीक है। तो देख लो प्रीपोजिशन है उसके बाद नाउन, कोई दिक्कत नहीं है। आई एम गोइंग टू स्कूल, अब ये दोनों मिल करके क्या बना रहे हैं, एडवर्ब फ्रेज बना रहे हैं। एक्चुअली में दोनों मिलकर एडवर्ब ही बना रहे हैं, एडवर्ब मतलब एडवर्ब फ्रेज बना रहे हैं, एडवर्ब फ्रेज बना रहे हैं। फ्रेज वही होता है दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स मिल करके किसी चीज़ का काम करने लग जाता है। एडवर्ब भी बन सकता है, एडजेक्टिव भी बन सकता है, नाउन भी बन सकता है, ठीक है। तो एक ही बात होगी, आई एम गोइंग वेयर, देखो वेयर का आंसर दे रहा है एडवर्ब फ्रेज, और आई एम गोइंग वेयर, वेयर का आंसर दिया देयर, ठीक है, आंसर सेम देगा। सी वेंट अब्रॉड फॉर हायर एजुकेशन, तो वही देखो फॉर क्या है, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद क्या आएगा, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट जिसमें एजुकेशन क्या है नाउन और हायर क्या है एडजेक्टिव, कोई दिक्कत नहीं है। शी वेंट टू लंदन फॉर हायर एजुकेशन, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। सी वेंट टू प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट आता है वो नाउन आ रखा है टू लंदन, फिर फॉर प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन का उसका ऑब्जेक्ट आता है वो आ रखा है एजुकेशन, और एजुकेशन से पहले क्या रखा हायर, हायर क्या होता है एडजेक्टिव, तो नाउन के पहले तो एडजेक्टिव आता ही है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो एक लाइक का मतलब क्या होता है, की तरह, जब वो प्रीपोजिशन की तरफ बोलते हैं ना लाइक, उसके लाइक यू ही ऑल्सो, ही इज़ ऑल्सो वेरी इंटेलिजेंट, मतलब तुम्हारी तरह वो भी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। जैसे लाइक मालती, शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, शी इज़ ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल, तो मालती की तरह भी वो क्या है बहुत ब्यूटीफुल है। लाइक प्रियंका, शी इज़ ऑल्सो वेरी स्मार्ट, प्रियंका की तरह वो क्या है बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। तो इस तरीके के आप कुछ भी एग्जाम्पल से ले सकते हो। तो लाइक मतलब तरह तरह, जब वो प्रीपोजिशन की तरह यूज़ हो रहा होगा, और लाइक मतलब क्या होता है पसंद करना एज अ वर्ब, जब वो वर्ब की तरह यूज़ हो रहा होगा तो उसका मतलब पसंद कर रहे हैं, बोलते नहीं आई लाइक यू ऐसे बोलते रहते हैं, ठीक है। इट इज़ रेनिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स, अब देखो यहाँ पर लाइक यूज़ नहीं होगा, क्यों नहीं होगा देखो मैं बताता हूँ, मैंने बार बता दिया। लाइक मतलब क्या होता है, देखो वर्ब तो यहाँ पर आ गई, इट सब्जेक्ट हो गया, इज़ हेल्पिंग वर्ब हो गई, रेनिंग मेन वर्ब हो गई, तो वर्ब तो आ गई, बात खत्म हो गई। अब लाइक इसका मतलब यहाँ पर एडजेक्टिव है, तो सॉरी प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन है तो प्रीपोजिशन के बाद कभी भी ऐसा एडवर्ब नहीं आता, ठीक है। तो इट इज़ रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, एक्चुअली में जो कैट्स एंड डॉग्स है इसका मतलब है यहाँ पर हैवीली, कैट्स एंड डॉग्स मतलब फ्रेज है, इडियम है, इडियम, कैट्स एंड डॉग्स मतलब बहुत तेज़ बारिश, ठीक है ना। तो इट इज़ रेनिंग, बारिश हो रही है कितने कैसे, हैवीली, बहुत तेज़ बारिश हो रही है, एडवर्ब है। इट इज़ रेनिंग हाउ, हाउ का आंसर दे रहा, हाउ का आंसर देता है ना एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ मैनर, हाउ का आंसर देता है, एडवर्ब ऑफ टाइम व्हेन का आंसर देता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस वेयर का आंसर देता है। तो वैसे इट इज़ रेनिंग हाउ कैट्स एंड डॉग्स, तो इसलिए यहाँ पर आर्टिकल लगाने की ज़रूरत नहीं है, सॉरी प्रीपोजिशन लगाने की ज़रूरत नहीं है। वैसे मैंने बता दिया प्रीपोजिशन के बाद नाउन आएगा, एडवर्ब कभी भी नहीं आ सकता है। माई वाइफ वेलकम्ड मी विद हार्ट एंड सोल, तो वही कहानी है, हार्ट एंड सोल मतलब होता है होल हार्टली, पूरे दिल से, ये एडवर्ब भी होता है, ठीक है ना। तो माई वाइफ वेलकम्ड मी हाउ कैसे, हार्ट एंड सोल मतलब पूरे खुले दिल से, खुले मन से, तो यहाँ पर प्रीपोजिशन लगाने की ज़रूरत नहीं है। आ रहा समझ में। अगले देखो क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट वन लिखा हुआ है वी सेल मीट यू इन दिल्ली ऑन टुमारो, अब वही कहानी होगी, हम आपको दिल्ली में मिलेंगे। अब व्हेन कब मिलेंगे हम, तो जब भी एडवर्ब का आंसर चाहिए होता है तो प्रीपोजिशन लगाने की जरूरत नहीं है। व्हेन कब मिलेंगे हम, टुमारो कल मिलेंगे हम, तो एडवर्ब ऑफ टाइम का आंसर दे रहा है व्हेन, तो इससे पहले प्रीपोजिशन लगाने की ज़रूरत नहीं है। वी सेल मीट यू इन दिल्ली, हम आपको दिल्ली में मिलेंगे कब, मंडे को, ठीक है ना। तो आप देखो वी शैल मीट यू दिल्ली व्हेन, इसका यहाँ पे व्हेन का आंसर है, लेकिन जब डे और डेट होती है ना, डे और डेट, जब भी डे आ जाए, डे जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, या कोई भी डेट आ जाए उसके पहले जनरली प्रीपोजिशन लगा देते हैं। एक्चुअली में दोनों मिल करके ना, दोनों मिल करके फ्रेज बना रहे हैं। वी शैल मीट यू इन दिल्ली ऑन मंडे या ऑन ट्यूसडे या ऑन वेडनेसडे, ऑन थर्सडे, ऑन फ्राइडे, ऑन सैटरडे, ऑन संडे या ऑन 12 मई,
इस तरीके से, तो वहाँ पर चल जाएगा, क्योंकि वो दोनों मिलकर के एक्चुअली में एक फ्रेज बना रहे हैं। एक्चुअली मंडे क्या होता है, नाउन। नाउन तो नाउन, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे नाउन होता है। नाउन से पहले तो वैसे भी आ ही सकता है, अरे नाउन के पहले तो प्रीपोजिशन लगेगा ही ना, वरना मैंने स्ट्रक्चर क्या बताया था, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट आता है जो जनरली नाउन या प्रोनाउन बनता है, तो सही तो है। तो मंडे नाउन होता है, तो मंडे नाउन, नाउन से पहले प्रीपोजिशन आ रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो प्रीपोजिशन के बाद प्रोनाउन भी आ सकता है, नाउन प्रोनाउन दोनों आ सकते हैं। तो अगर प्रोनाउन आएगा तो उसका कौन सा केस आएगा, ऑब्जेक्टिव केस आएगा। अब सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मैं हल्का सा बता देता हूँ। जैसे आई लाइक यू, यहाँ पर ये आई क्या है, सब्जेक्ट है, लाइक क्या वर्ब है, यू क्या ऑब्जेक्ट है। तो जो सब्जेक्ट में लिखा जाता है सब्जेक्टिव केस, जो ऑब्जेक्ट में लिखा जाता है ऑब्जेक्टिव केस, खत्म कहानी। ठीक है, जैसे आई वॉज विद, मैं था विद क्या, ही नहीं, विद हिम, क्योंकि यहाँ पर विद क्या आता है, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट आएगा तो मतलब ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम। मी लाइक ही, नहीं नहीं नहीं, मी लाइक ही क्या होता है, ठीक है, गलत हो जाएगा। आई लाइक हिम, आई क्या होता है, सब्जेक्ट, अरे वही तो मैंने एग्जांपल ही दिया था। ठीक है, प्रीपोजिशन के बाद ही प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट आता है, वर्ब के बाद ही वर्ब का ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है ना, और दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट कौन बनते हैं, नाउन या फिर प्रोनाउन, बनते नहीं बनते। अब देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये वाली बात आपको याद रखनी है। कुछ कुछ बातें आपको याद रखनी है, जैसे अकॉर्डिंग टू, चाहे आप अकॉर्डिंग टू बोलो या इन अकॉर्डेंस विद बोलो, एक ही बात है। ठीक है ना, आप कोई बोलेगा याद कैसे करनी है, आप बार बार रीड करो, नोट्स भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा, नीड रीड करो, या फिर हम आपको डेली टारगेट में देते हैं क्या कि आप न्यूज़पेपर पढ़ो, आप नोवेल पढ़ो, बार बार रीडिंग करने से आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मुझे सारे याद है, इन अकॉर्डेंस, अकॉर्डिंग टू मतलब होता है इन अकॉर्डेंस विद, इन स्पाइट ऑफ मतलब होता है डिस्पाइट, अवेट मतलब होता है वेट फॉर, कंप्राइज मतलब होता है कंसिस्ट ऑफ, या इम्फेसाइज या इम्फेसिस मतलब होता है, या इसको क्या बोलते हैं, इंसिस्ट ऑन बोलते हैं इसको। इन्वेस्टिगेट मतलब होता है लुक इनटू, इन्वेस्टिगेट करना। ठीक है ना, इंटर मतलब क्या होता है, कम इनटू, और ऐसे बहुत सारे बनते हैं। इंश्योर मतलब क्या होता है, श्योर। वैसे ऐसे ऐसे बहुत भी बनते हैं, पर उतनी ज़्यादा आपको कॉम्प्लेक्स करने की जरूरत नहीं है, आप पहले इतने तो याद रखो, इतने भी बहुत हैं। यहाँ पर भी आपने इंस्पाइट ऑफ देख लिया, तो चाहे आप इंस्पाइट ऑफ बोलो, चाहे आप केवल डिस्पाइट बोल दो, एक ही बात है, इसके बाद ऑफ लगाने की जरूरत नहीं है डिस्पाइट के बाद। ठीक है, अकॉर्डिंग टू बोल दो या इन अकॉर्डेंस विद बोल दो, एक ही बात है। अवेट बोल दो या फिर वेट फॉर बोल दो, एक ही बात है। कंप्राइज बोलो या कंसिस्ट ऑफ बोल दो, इम्फेसाइज बोलो या इंसिस्ट ऑन बोल दो। अगर इम्फेसिस बोलना है तो तब क्या लगा दो, ऑन लगा दो। इन्वेस्टिगेट बोल दो, इन्वेस्टिगेट, या क्या याद रखना, इन्वेस्टिगेट में कुछ नहीं लगता प्रीपोजिशन, इसका मतलब होता है लुक इनटू, और इन्वेस्टिगेशन में लग जाता है इनटू। तो ये वाली बात याद रखना, हर चीज़ के साथ लिखा हुआ है। यहाँ पर ऑफ लिखा हुआ है, इधर ऑफ नहीं आएगा। यहाँ पर फॉर लिखा हुआ है, यहाँ पर फॉर नहीं आएगा। यहाँ पर ऑफ लिखा हुआ है, यहाँ पर ऑफ नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पर ऑन लिखा हुआ है, यहाँ पर ऑन नहीं आएगा। इन्वेस्टिगेट इनटू में यहाँ पर इनटू लिखा हुआ है, यहाँ पर इनटू नहीं आएगा, लेकिन इसमें इनटू आएगा, इसमें इन्वेस्टिगेशन इनटू आएगा। इंटर के बाद इनटू लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन कम बोलो उसके साथ बोल सकते हो कम इनटू, मतलब दोनों का सेम है। इंश्योर मतलब होता है श्योर ऑफ, आप इंश्योर ऑफ कभी भी नहीं बोल सकते हो। तो ये ऐसी एरर्स आती है इसमें, ऐसी एरर तो आपने देखी भी अगर आपने पहले पढ़ा हुआ है, और वरना ऐसी एरर आती है। तो इसलिए आपको क्या करना है, बार बार पढ़ना है, बार बार पढ़ना है। रिवीजन करने के लिए पीडीएफ आपको गोल्डन एजुकेशन ऐप पे मिल जाएगी, या फिर आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, उसमें आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। अगर कई बच्चे बोल रहे हैं उनको मिल नहीं रही है या उनको दिख नहीं रही है, तो मैं दोबारा अपलोड कर दूँगा उसमें। ठीक है, पीडीएफ थोड़ी बड़ी है, पर मैं उसमें दोबारा अपलोड कर दूंगा आपको, ताकि आपको प्रॉपर रिवीजन मिल सके। और वीडियोस को कम से कम एक या दो बार जरूर देखना है, ताकि देखो रिवीजन, मैं बार बार बोलता हूँ, रिवीजन बहुत मस्ट है। रिवीजन क्या है, बहुत मस्ट है। एक बार तो हर कोई देख लेता है किसी भी टीचर की वीडियो, एक बार देख ली बस हो गया, आदमी सोचता है कि नहीं मुझे तो आ गया, बस बात खत्म हो गई। जैसे मैथ्स में ऐसे करते हैं, एक बार प्रॉफिट लॉस पढ़ ले, अब तो मैं कभी पढ़ूंगा ही नहीं, क्योंकि मैंने तो सारा प्रॉफिट लॉस पढ़ लिया, मेरे को सारा आ गया, प्रैक्टिस करने की कोई जरूरत नहीं। आपको दोबारा क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे, दोबारा फॉर्मूले रिवाइज करने पड़ेंगे, दोबारा क्वेश्चन, दोबारा फॉर्मूले, एडवांस मैथ्स में दोबारा क्वेश्चन, दोबारा फॉर्मूले, कंटिन्यूस लगाना पड़ेगा उसको, तब जाके हो पाएगा। उसी तरीके से जीएस और इंग्लिश की यही कहानी है, आपको कंटिन्यूसली की काम करना पड़ेगा। अगर आप कंटिन्यूसली नहीं करेंगे तो फिर आप भूल जाओगे, आप बोलोगे अरे यार पता नहीं क्या था यार। इसलिए कंटिन्यूस आपको कम से कम 2 या 3 बार जरूर वीडियो को देखना है, और फिर जब भी गैप मिले 2-3 महीने बाद एक राउंड देख लिया फटाफट। वैसे मैं मुश्किल से 25 से 30 मिनट की वीडियो बनाता हूँ, बहुत छोटी वीडियोस बनाता हूँ, ताकि आपको ज़्यादा ऐसा बर्डन नहीं लगे कि 1-1 घंटे की वीडियो बना ली, 1.5 घंटे की वीडियो बना ली, अरे यार 1.5 घंटे की वीडियो कैसे निपटेगी। छोटी छोटी वीडियोस में और कंप्लीट कॉन्सेप्ट, जितने भी नोट्स हैं, 500 पेज से ऊपर के नोट्स हैं, इसमें आपको कंप्लीट पढ़ा दूंगा मैं आपको, बिल्कुल कंप्लीट, कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि जो छूटेगा आपका। और हर चीज़ का कॉन्सेप्ट को कहीं पे भी आपको रिवीजन के लिए नोट्स हैं, या दोबारा वीडियो देखो, और कुछ भी डाउट होता तो वो तो मैं हर चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, छोटी से छोटी, माइनर से माइनर चीज़ और मेजर से मेजर चीज़ आपको एक्सप्लेन कर दी जाएगी। ठीक है,
तो याद रखना है, ये आपको पढ़ना है। ऐसे नहीं कि आपने इधर टू लगा दिया, इधर विद लगा दिया, गड़बड़ हो जाएगा। इधर ऑफ नहीं लगाया और इधर ऑफ लगा दिया, गलत हो जाएगा। इधर फॉर नहीं लगाया और इधर फॉर लगा दिया, गलत, सब गलत हो जाएगा। बार आप बोलो, जितने आप बोलोगे उतना बढ़िया। मुंह से बाहर बोलने की कोशिश करो। अकॉर्डिंग टू मतलब इन अकॉर्डेंस विद, इन स्पाइट ऑफ या डिस्पाइट, अवेट या वेट फॉर, कंप्राइज या कंसिस्ट ऑफ, इम्फेसाइज या इंसिस्ट ऑन या इम्फेसिस ऑन, या इन्वेस्टिगेट या लुक इनटू या इन्वेस्टिगेशन इनटू, ठीक है। इंटर या फिर कम इनटू, इंश्योर या फिर श्योर हो। देखो मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा, मैं तो हर बार बोलता ही बोलता हूँ, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, हम अगले बैच के लिए पढ़ाएंगे तो उसमें मैं बोलूँगा, तो आप मेरा वो नहीं करना है कि अरे सर तो बोल ही रहे हैं, हम तो सुन रहे हैं। नहीं नहीं, आपको भी बोलना है, बार बार ये बोलना है 10 बार बोल रहा हूँ। कई चीज़ें मैंने आपको रूल्स में बार बार बताया हुआ है। कई चीज़ें क्या होती हैं, रूल से रिलेटेड होती हैं, कई चीज़ें कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड होती हैं, कई चीज़ें वोकैबुलरी से रिलेटेड होती हैं, कई चीज़ों में क्या होता है, नो एरर होता है। तो ये अगर आपको एरर फाइंड करना है तो आपको चारों बिल्कुल चीज़ें आपकी क्या होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होनी बहुत ज़्यादा। हर चीज़ रूल पर डिपेंडेंट नहीं होती। ये कोई रूल थोड़ी ना है, ये तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है कि आप बार बार पढ़ोगे तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। अरे यार एम्फेसाइज होता है, एम्फेसाइज के साथ ऑन नहीं आता, इंसिस्ट के साथ ऑन आता है, और दोनों का मीनिंग सेम ही होता है, ठीक है। तो वही चीज़ है। तो इसलिए आपको बार बार पढ़ो इस लाइन को, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसी नहीं रखा हुआ मैंने आपको, स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हो इसका, वरना नोट्स तो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा ही। और बोल रहा हूँ, कई बच्चे बोले सर मिल नहीं रहे नोट्स, तो मैं ऐप पे भी दोबारा अपलोड करवा दूंगा, और जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर भी दोबारा अपलोड करा दूंगा। अब कुछ भी डाउट होता है तो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है कि सर नोट्स नहीं मिल रहे हैं, सर नोट्स एक बार दोबारा प्रोवाइड करा दो, जो दीजिए वो लिखना है आपको, ठीक है। अब देखो, वो आई होप आपने वो पढ़ लिया होगा, 1-2 बार पढ़ना है उसको। अब देखो, अब हम आगे हैं काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन पर। अभी तक हमने क्या पढ़ा, प्रीपोजिशन पढ़ा। प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट आता है जो नाउन या प्रोनाउन बन सकता है, किस तरीके से चीज़ें चल रही थी, ठीक है। अब देखो, अब है काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन। देखो प्रीपोजिशन जनरली बहुत अलग अलग तरीके से प्रीपोजिशन को डिवाइड किया जा सकता है, पर जनरली हम देखो यहाँ पर क्या क्या देखा, जनरली हम कितने टाइप में लिखा हुआ, देखो सिंपल, कॉम्प्लेक्स दो, और एड, देखो क्या लिखा हुआ, एक सेकेंड, एडजेक्टिव प्रीपोजिशन, ठीक है ना। तो जनरली इसको कितने कैटेगराइज में कर रखा है, 3 कैटेगराइज में कैटेगराइज कर रखा है कि क्या, सिंपल, कॉम्प्लेक्स और एडजेक्टिवल। अब इतना कॉम्प्लेक्स करने की जरूरत नहीं, क्योंकि पेपर में तो आपको आएगा नहीं कि भाई प्रीपोजिशन कितने टाइप का होता है। मेन रूल से आएंगे या फिर कॉम्प्रिहेंशन वाले एरर आएंगे, जो मैंने इससे पहले बताया आपको। अकॉर्डिंग टू मतलब इन अकॉर्डेंस विद, इन स्पाइट ऑफ का मतलब डिस्पाइट, अवेट मतलब वेट फॉर, ठीक है, उस तरह की चीज़ें आएंगी। या फिर कुछ रूल से रिलेटेड आएगा, कुछ वोकैबुलरी से रिलेटेड आएगा। तो ये वाली बात याद रखना। काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन में सिंपल मतलब जो आप डेली यूज़ करते हो, ऑन, ओवर, इन सिंपल, इन, एट, अंडर, ऑन टू, अपॉन, ऑफ, ओ डबल एफ ऑफ, टू, बाय, बिफोर, आफ्टर, बिसाइड, बिसाइड्स, अबाउट, अक्रॉस, अगेंस्ट, अलोंग, अमिड, अराउंड, अमंग, बिटवीन, विद, थ्रू, सिंस, फॉर, फ्रॉम, अबव, बिलो, टुवर्ड्स, विद इन, ड्यूरिंग। बहुत ही बेसिक एरर है, बेसिक प्रीपोजिशन है ये, तो आपने रोज़ पढ़ते होंगे। इनको बोलते हैं सिंपल प्रीपोजिशन। अब कुछ होते हैं कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन। कॉम्प्लेक्स कुछ भी नहीं होता, वो पेयर होते हैं, जैसे ड्यू टू, ओविंग टू, अप टू, with, along with, together with, in accordance with, according to, by means of, by dint of, because of, in spite of, in account, an account of, in relation to, in lieu of, with reference to, on behalf of, or by virtue of। ये भी आपको पढ़ना है, ऐसे नहीं कि आपने छोड़ दिया उसको। कई बार ड्यू आएगा, टू नहीं लगाएगा वो, तो ड्यू टू आपको पता होना चाहिए पेयर होता है। ओविंग टू, कई बार केवल ओविंग लगाएगा, टू लगाएगा नहीं, तो आपको पता होना चाहिए पेयर होता है, ठीक है ना। बाई मीन्स ऑफ, बाई मीन लगाएगा, ऑफ नहीं लगाएगा। तो कई चीज़ें कॉम्प्रिहेंशन वाली होती हैं। कितनी बार आपने पढ़ा हुआ है कि आपने ये फ्रेज बोल सकते हो आप इनको, प्रीपोजिशनल फ्रेजेस। इन फ्रेजेस को आपको पढ़ना है, बार बार पढ़ना है। मैं तो 4 बार पढ़ लूँगा यहाँ पर, ठीक है ना। आपको मुंह से बाहर पढ़ना है। इसको स्क्रीनशॉट खींच लो, या फिर यहाँ पर वीडियो को पॉज करो, इसको पढ़ो 2-3 बार पढ़ो, मुंह से बाहर बोलो इसको आप एक बार को, कोशिश तो करो आप, ठीक है। ये दूसरा हो गया। और तीसरा है एडजेक्टिवल प्रीपोजिशन। क्या लिखा हुआ है, जैसे कंसर्निंग या कंसिडरिंग, फॉलोइंग, इंक्लूडिंग, लाइक, अनलाइक, बट और डिस्पाइट। तो इस तरीके से क्या है, एडजेक्टिवल प्रीपोजिशन है। कंसर्निंग, अब देखो कोई बोलेगा एडजेक्टिवल प्रीपोजिशन कैसे होता है। देखो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एडजेक्टिव बन जाती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी वर्ब भी होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी नाउन भी बन जाती है। ये सब पता चलेगा आपको वर्ब वाले, एडवांस वर्ब वाले जब मैं पढ़ाऊंगा वहाँ पर पता चलेगा, ठीक है। फिलहाल आप इतना याद रखो कि एडजेक्टिवल प्रीपोजिशन क्या होता है। देखो, कंसर्निंग, कंसिडरिंग, फॉलोइंग, इंक्लूडिंग, लाइक, अनलाइक, बट, डिस्पाइट, ठीक है। एक होता है डिस्पेंस, ये तो आपको पता ही होगा। ये बार बार पढ़ने हैं ये सारे के सारे एडजेक्टिव प्रीपोजिशन।
डिस्पेंस मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट करना, बोलते हैं ना डिस्पेंस कर दो उसको, डिस्ट्रीब्यूट कर दो, बांट दो। और डिस्पेंस विद मतलब होता है गेट रिड ऑफ, छुटकारा पाना, याद रखना। डिस्पेंस मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट करना, और डिस्पेंस विद जैसे प्रीपोजिशन के साथ लग गया, इसका बिल्कुल मीनिंग चेंज हो गया, इसका मतलब होता है गेट रिड ऑफ, छुटकारा पाना, बिल्कुल छुटकारा पाना उससे। अब देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या लिखी हुई है, हम किसी भी वर्ब का को जीरंड, ये को लिखा हुआ है ठीक है, हम किसी भी वर्ब को जीरंड बना सकते हैं, स्टेट वर्ब हो या एक्शन वर्ब। अब देखो जीरंड क्या होता है, मैंने आपको बता दिया मोटा मोटा। आप जीरंड मतलब नाउन समझो आप फिलहाल के लिए, जो नाउन होता है ना, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग, और नाउन को और भी काम होते हैं ठीक है। तो फिलहाल आप जीरंड मतलब नाउन समझो, और पार्टिसिपेट मतलब एडजेक्टिव समझो। क्यों? क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर होता है, ये एडवांस वर्ब में आता है, नॉन फाइनाइट वर्ब है। तो फिलहाल आप जीरंड मतलब समझो नाउन। तो हम वर्ब को क्या बना सकते हैं, नाउन बना सकते हैं। जैसे आप कुछ तो मैं आपको बता दूंगा, लव क्या होता है, लव वर्ब भी होता है, लव नाउन भी होता है, पता है आपको? लव वर्ब भी होता है, लव नाउन भी होता है। वैसे कैसे बहुत सारे वर्ड होते हैं जो 2-3 पार्ट्स ऑफ स्पीच का काम करते हैं। तो वर्ब, तो हम किसी वर्ब को नाउन बना सकते हैं। जैसे देखो विद अ व्यू टू, विद अ व्यू टू मतलब तो ये तो बहुत बेसिक बात है, किसी उद्देश्य से। स्टेट वर्ब का को कंटिन्यूस नहीं बना सकते, जीरंड बना सकते हैं। जैसे देखो लुक फॉर, ये कुछ नहीं है, ये कहना चाह रहा कि किसके बाद जीरंड आएगा। ये तो वैसे वहाँ पर वर्ब वाले सेक्शन में आना था कि लुक फॉरवर्ड टू के बाद जीरंड आता है। इसको छोड़ दो आप फिलहाल के। देखो ये लिखा हुआ है विद प्लस नाउन। विद क्या होता है, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट जो क्या बन जाता है, नाउन बन जाता है। और इस तरीके से दोनों मिल करके एक फ्रेज बना देते हैं। बार बार बोलता था ना मैं सब्जेक्ट और एग्रीमेंट में कि प्रीपोजिशन प्लस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट मिल करके एक फ्रेज बना देता है। और वो फ्रेज कुछ भी हो सकता है, वो फ्रेज एडवर्ब भी हो सकता है, वो फ्रेज एडजेक्टिव भी हो सकता है, वो नाउन फ्रेज ही बन सकता है, यहाँ तक कि नाउन फ्रेज बन सकता है, कोई फ्रेज बन सकता हो। और फ्रेज क्या होता है, फ्रेज क्वेश्चन होता है दो या दो से ज़्यादा वर्ड मिल करके किसी भी एक पार्ट्स ऑफ स्पीच का काम करने लग जाते हैं। नाउन का काम करने लग जाएंगे तो नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव का काम करने लग जाएंगे तो एडजेक्टिवल फ्रेज, एडवर्ब का काम करने लग जाएंगे तो एडवर्ब फ्रेज ठीक है। तो यहाँ पर विद प्लस विद मतलब प्रीपोजिशन प्लस प्रीपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट है नाउन, वो मिलकर के एक एडवर्ब फ्रेज बना रहे हैं। जैसे विद सिंसियरिटी, विद प्रीपोजिशन, विद प्रीपोजिशन, विद प्रीपोजिशन, ये सब प्रीपोजिशन है और ये सब नाउन है। सिंसियरिटी, पोलाइटनेस, ब्रेवरी, विजडम, फुलिशनेस। तो प्रीपोजिशन प्लस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट जो नाउन है मिलकर के एडवर्ब फ्रेज बना रहे हैं। एडवर्ब फ्रेज बना रहे हैं तो क्या, सिंसियरली, पोलाइटली, ब्रेवली, वाइजली, फुलिशली, इस तरीके से ठीक है। तो ये वाली बात है आपको याद रखनी है, मैंने आपको बता दिया इसका रीज़न, इसका कारण। अगला देखो क्या लिखा हुआ है, अलोंग, अक्रॉस एंड थ्रू। अब एक्चुअली मैं ये बताऊँ क्या है, ये आ गए हैं तुम्हारे अब इंडिविजुअल जो एडजेक्टिव प्रीपोजिशन होते हैं वो आ गए हैं। तो इसको हम अगली क्लास में करेंगे, जैसे अलोंग, अक्रॉस और थ्रू हो गया, किस तरीके से चीज़ चलेंगे, टू और टू वर्ड्स हो गया, जो एडजेक्टिव जो किस तरीके से प्रीपोजिशन और इनके साथ एडजेक्टिव यूज़ होते हैं, किस तरीके से नाउन यूज़ होते हैं। तो आज मैंने आपको ये वाली बात याद रखनी है, इसको बार बार पढ़ना है। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यही है, अकॉर्डिंग टू, मतलब इन अकॉर्डेंस विद, इंस्पाइट ऑफ मतलब डिस्पाइट, अवेट मतलब वेट फॉर, कंप्राइज मतलब कंसिस्ट ऑफ, इम्फेसिस, इम्फेसाइज मतलब इंसिस्ट ऑन, और इम्फेसिस ऑन, ये पूरा एक ही पेयर है ठीक है। और इन्वेस्टिगेट मतलब लुक इनटू, और इन्वेस्टिगेशन इनटू, इंटर मतलब कम इनटू, और इंश्योर मतलब श्योर ऑफ। इस तरीके से याद करना है, 2-3 बार बोलना है। ये वाली कहानी मैंने आपको बता दी कि वर्ब का भी ऑब्जेक्ट होता है और प्रीपोजिशन का भी ऑब्जेक्ट होता है, और ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट हमेशा कौन बनते हैं, नाउन या फिर प्रोनाउन बनते हैं। ये वाली कहानी मैंने आपको बता दी थी, कौन सी, कि जब ऑलरेडी एडवर्ब आ रखा है तो प्रीपोजिशन लगाने की ज़रूरत नहीं है ठीक है। उसके बाद मैंने आपको ये सारी चीज़ें बता दी, ये मैंने बता दी कि प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट आता है, वो नाउन या प्रोनाउन होता है, और नाउन या प्रोनाउन से पहले एडजेक्टिव तो आ ही सकता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ठीक है। ये पूरी कहानी मैंने बताई, सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन बनता है, ऑब्जेक्ट भी नाउन या प्रोनाउन बनता है, और प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट आता है जो नाउन या प्रोनाउन होता है। एक और बात बता दी, जीरंड को फिलहाल आप क्या समझ लो, नाउन समझ लो। क्या समझ लो, जीरंड मतलब नाउन समझ लो। जहाँ पर भी जीरंड आएगा उसका मतलब आप समझ लो वो नाउन है ठीक है। तो मैंने कंप्लीट आपको प्रीपोजिशन पढ़ा दिया है, प्रीपोजिशन की डेफिनेशन पढ़ा दी है। आज की वीडियोज़ में मैंने आपको क्या क्या चीज़ें बताई, प्रीपोजिशन बताया, प्रीपोजिशन की डेफिनेशन बताई, उसके टाइप्स बताए, प्रीपोजिशन प्लस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनता है वो फ्रेज बन जाता है, उसके बारे में बताया किस तरीके से चीज़ें चलती हैं। कुछ इंपॉर्टेंट मैंने प्रीपोजिशन के पेयर्स बताए आपको, तो वो वाली बात याद रखनी है और उनको बार बार रिवाइज करना है ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और नोट्स के लिए मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको आप कमेंट सेक्शन में लिख देना कि अगर आपको अभी भी नोट्स नहीं मिल रहे हैं तो मैं दोबारा अपलोड करवा दूंगा, गोल्डन ASO ऐप पर भी अपलोड कर दूंगा, और गोल्डन एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर, वो टेलीग्राम जो चैनल है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर भी दोबारा अपलोड करा दूंगा अगर आपको वो नहीं मिल रहा है। वैसे मैंने अपलोड करा दिए हूँ
ठीक है। तो और कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको आ रही है प्रीपोजिशन चैप्टर से रिलेटेड, तो आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में पूछना है। मैं हर बार कमेंट सेक्शन देखते रहता हूँ और उसका जब भी टाइम मिलता है और उसके मैं आपको प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की कोशिश करते रहता हूँ। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो इस तरीके से आप पढ़ते रहें, अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करते रहें। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। स्टे ट्यून फॉर मोर अपडेट्स लेटर अनदर डे। थैंक यू फ्रेंड्स। हेलो, वेलकम टू गोल्डन एजुकेशन। आज है हमारी प्रीपोजिशन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास। और क्या मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास? प्रीपोजिशन चैप्टर में मैं आपको जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीपोजिशंस होते हैं उनके बारे में आपको बताऊंगा, जो बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, कन्फ्यूजिंग होते हैं, जिनके बारे में आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट। आपको पता ही है मैं ग्रामर की सीरीज़ लेकर के आया हुआ हूँ, जिसमें मैं बिल्कुल फ्री में आपको कंप्लीट ग्रामर सीरीज़ पढ़ाऊंगा। जैसे मैंने वोकैबुलरी सीरीज़ आपको कंप्लीट पढ़ाई हुई है, मैं आपको नाउन पढ़ा दिया है, प्रोनाउन पढ़ा दिया है, एडजेक्टिव पढ़ा लिया है, एडवर्ब पढ़ा लिया है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ा लिया है। ये सारे चैप्टर मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा दिए हैं और अभी प्रीपोजिशन चैप्टर चल रहा है। इससे रिलेटेड जो PDF है वो भी आपको चाहे गोल्डन एसओ ऐप पर हो चाहे टेलीग्राम चैनल पर हो, प्रोवाइड ऑलरेडी करा दी गई है। आई होप अगर आपको कोई भी और चीज़ डाउट होता है तो आप उस डाउट को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने जा रही है। देखो क्या लिखा हुआ है, अलोंग, अक्रॉस और थ्रू। इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है ये वैसे भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, लाइफ में। और पेपर से तो इम्पॉर्टेंट ये है ही है प्रीपोजिशन चैप्टर में। देखो अलोंग कब यूज़ होता है, अलोंग यूज होता है कभी आपने रोड देखी होगी, रोड। तो ये रोड के अगर आप अंदर हो, यहाँ पर रोड में हो आप, तो मतलब क्या बोलोगे आप, ऑन द रोड बोलोगे, रोड पे हो आप, ठीक है ना। और अगर आप रोड के साइड साइड जा रहे हो, रोड के साथ साथ जा रहे हो, तो उसको क्या बोलेंगे, अलोंग द रोड, किनारे इसको बोलते हैं, ठीक है ना। क्योंकि आप रोड के ऊपर थोड़ा चलते हो। अब रोड मतलब अब भारत में तो ऐसा है कि फुटपाथ ज़्यादा होते नहीं है, वरना जनरली फॉरेन कंट्री में देखोगे या इंडिया में भी आप कई जगह पर रोड देखोगे, आप रोड में थोड़ा चलो, रोड में तो गाड़ियाँ चलेंगी, आप तो साइड साइड चलोगे ना, उसके साथ साथ अलोंग, तो इसलिए क्या बोलते हैं, अलोंग द रोड, इस सेंस में। अगला देखो, कई बार रोड है या रिवर है, रिवर में आप साइड साइड भी चल सकते हैं, तो क्या बोल देंगे, अलोंग द रिवर। और रिवर को कई बार क्रॉस करना पड़ता है, आप तैर के क्रॉस करोगे या पुल से क्रॉस करोगे, तब आप क्या बोलोगे, अक्रॉस द रिवर। क्या बोलोगे आप, अक्रॉस द रिवर। आगे समय में अलोंग, लॉन्ग मतलब साथ साथ, अलोंग। और अक्रॉस नाम में लिखा हुआ है, क्रॉस करोगे आप, क्या करोगे, क्रॉस करोगे। अलोंग नाम में लिखा हुआ है, लॉन्ग लंबाई में चलोगे आप, उसके साथ साथ लंबाई में चलोगे, ठीक है। ट्रिक समझ में आ गई। अलोंग में नहीं लिखा रहा, लॉन्ग लंबाई, लॉन्ग मतलब क्या होता है, लंबाई, लॉन्ग लेंथ, लंबाई के साथ साथ चल रहे हो। क्रॉस में क्रॉस लिखा रहा, क्रॉस नहीं कर रहा हो आप, देखो लाइन ऐसे जा रही थी तो क्रॉस कर दिया ऐसे, तो इस तरीके से पानी ऐसे जा रहा था, आपने क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया, अक्रॉस द रिवर, इस तरीके से होता है, ठीक है। अब देखो थ्रू क्या होता है, थ्रू और ज़्यादा ईजी है। थ्रू क्या होता है, जनरली ऐसे माध्यम में होता है जो कोई 3D फिगर होगा, 3D फिगर के अंदर से अगर आप जा रहे हो, या जैसे आप टनल है, तो टनल के आप अंदर से जा रहे हो तो क्या हो जाएगा, थ्रू द टनल। क्या हो जाएगा, थ्रू द टनल। इस तरीके से कोई टनल है या कोई भी, आपने टनल तो आपने देखी होंगे अपनी लाइफ में, जब रोड से ट्रैवल करते हो, ट्रेन से ट्रैवल करते हो, तो उसके अंदर से अगर आप जाते हो तो क्या बोल दोगे, थ्रू द टनल। या इस तरीके से देखो, मान के चलो 3D फिगर है, ये खिड़की है, खिड़की से आप अंदर जा रहे हो, खिड़की से अंदर जाकर घर में जाओगे आप, ठीक है, बांध के चलो दूसरी खिड़की से बाहर निकल गए, तो थ्रू द विंडो, इस तरीके से थ्रू, गो थ्रू। और ये तो पता ही होगा आपको, गो थ्रू मतलब क्या होता है, बोलते हैं गो थ्रू कर दो उस चीज़ को, मतलब रीड करो एक बार के लिए, और इसका मतलब एक्सपीरियंस भी होता है, ठीक है। बोलते नहीं कि अरे यार एक बार ना आप क्या करो कि मेरी वोकैबुलरी की वीडियो गो थ्रू कर लो, उसको पढ़ लो, उसको मैंने आपको प्रॉपर रूट वर्ड्स के साथ वोकैबुलरी बताई हुई है, इमेजेस भी उसमें लगाई गई हैं, ट्रिक्स भी होते हैं उसमें बताई गई हैं, तो आप एक बार उनको गो थ्रू कर दो, उनको रीड करो, अच्छे ढंग से रीड करो, देखो आपको कितना एडवांटेज मिलता है। अगला देखो क्या लिखा हुआ है, कई बार आपने ऐसे देखा होगा, ये रोड है और ये पेड़ है और पेड़ इस तरफ गिर गया, तो बोलते नहीं है गिरे हुए पेड़ या से एक्सीडेंट हो तो अक्रॉस, तो ये भी तो वैसे गिरा है, ये रोड है और ये पेड़ है, पेड़ इस तरफ ऐसे गिर गया, तो क्रॉस, क्रॉस नहीं कर गया। तो मैंने बात बताई थी आपको, इसके साथ साथ लॉन्ग, अलोंग, और इसको ऐसे क्रॉस कर रहा है तो क्या, अक्रॉस, और ठीक है ना। और अगर ये 3D फिगर है तो क्या हो जाएगा, थ्रू, क्या हो जाएगा, थ्रू। तीन चीज़ समझ में आ गई आपको, ठीक है। अगला देखो, नेक्स्ट वन क्या लिखा हुआ है, टू। अगला नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा है, TO2 वर्सेस टू वर्ड्स। बहुत ज़्यादा ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है। टू वर्ड से टू वर्ड देखो, टू क्या होता है, यूज टू शो डेस्टिनेशन। टू का यूज़ होता है डेस्टिनेशन के लिए, किस चीज़ के लिए, डेस्टिनेशन के लिए। बोलते नहीं आई एम गोइंग टू स्कूल, ठीक है ना, मैं कहाँ जा रहा हूँ, स्कूल जा रहा हूँ। और टूवर्ड्स का यूज़ होता है, यूज शो डायरेक्शन, केवल डायरेक्शन शो करता है कि आई एम गोइंग टूवर्ड्स स्कूल, मतलब मैं स्कूल की तरफ जा रहा हूँ, स्कूल नहीं जा रहा हूँ मैं, स्कूल की तरफ कोई और काम, कोई शॉप होगी, कोई टेम्पल होगा, कोई ग्राउंड होगा, कोई भी और चीज़ होगी, तो उस चीज़ के सेंस में यूज़ हो रहा है। आगे समय टू मतलब क्या होता है, बिल्कुल डेस्टिनेशन, मतलब उस जिस जगह का नाम आप टू के बाद बोलोगे, मतलब मेरे को वहीं जाना है, वहीं काम है। और टूवर्ड्स जब आप बोलोगे, उसके बाद जो डेस्टिनेशन बोलोगे आप, उसका मतलब उस डायरेक्शन में आप जा रहे हो, उसी तरफ आप जा रहे हो,
ठीक है। तो उसका मतलब क्या, केवल डायरेक्शन बताता है कि मैं उस तरफ जा रहा हूँ, उस तरफ मेरे को वहाँ पर काम नहीं है, पर उसके आसपास काम है मेरे को। जैसे यहाँ पे लिखा गोइंग टू दिल्ली, और टू के बाद जो प्लेस लिख दिया मतलब वहीं जा रहा हूँ, मेरे को दिल्ली ही जाना है, दिल्ली। और यहाँ पे लिखा हुआ है टूवर्ड्स, कि टूवर्ड्स मतलब डायरेक्शन। जैसे यहाँ पर भी मैं वही लिखूँ, टूवर्ड्स दिल्ली लिखूँगा अगर मैं, तो मतलब मैं दिल्ली की तरफ जा रहा हूँ, दिल्ली के आसपास की तरफ जा रहा हूँ, उसके आसपास जा रहा हूँ, दिल्ली नहीं जा रहा हूँ मैं। आगे सुनो, मैं इस तरीके से डायरेक्शन बता रहा है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब देखो टू बहुत इंपॉर्टेंट होता है, TO2। टू का यूज़ समय बताने के लिए भी होता है। कौन सा समय? बचा हुआ समय, रिमेनिंग टाइम बचाने के लिए होता है। बहुत बार ये आपने बहुत बार सुना होगा। जैसे क्या लिखा हुआ है, इट इज़ 10 minutes to 5। मतलब क्या हुआ? इट इज़ 10 minutes to 5 का मतलब क्या हुआ? मतलब इट इज़ 10 minutes to 5, मतलब 5 बजने में कितना बचा हुआ है? 10 मिनट बचा हुआ है। इट इज़ क्वार्टर पास्ट 10, इट इज़ क्वार्टर पास्ट 10, मतलब क्या लिखा हुआ है? देखो लिखा हुआ है कि 10:15 हो चुके हैं। इट इज़ क्वार्टर पास्ट 10, 10 के बाद भी कितना हो चुका है? क्वार्टर हो चुका है। ये क्या लिखा हुआ है? इट इज़ क्वार्टर टू 4, इट इज़ क्वार्टर टू 4, या इसको ऐसा लिख सकते हो आप, इट इज़ 15 minutes to 4, मतलब 4 बजने में भी कितना टाइम बचा हुआ है? 15 मिनट बचे हुए हैं, मतलब 3:45। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, कितना बढ़िया रूल है। आधे को ये बहुत बेसिक है वैसे तो। इट इज़ 4:30, नाम में लिखा हुआ है पास्ट, मतलब पार कर गया हो। हाफ मतलब 4 के बाद भी आधा चले गया, मतलब 4:30, 4:30 हो चुके हैं। इट इज़ 7 minutes to 6, 7 minutes to 6 मतलब 6 बजने में अभी भी 7 मिनट बाकी हैं। देखो लिखा हुआ 6 बजने में 7 मिनट है। इट इज़ 10 minutes to 3, 10 minutes to 3 मतलब 3 बजने में अभी भी 3 मिनट हैं। इट इज़ 12 minutes to 5, सॉरी, इट इज़ 12 minutes past 5, मतलब 5:12 हो चुके हैं। कितना हो चुका? 5:12। तो देखो किस तरीके से जो टू का यूज़ है वो बचा हुआ समय बताने के लिए भी होता है, डेस्टिनेशन के लिए भी और बचा हुआ समय बताने के लिए भी। तो समझिए आप, तो क्या बोला मैंने? टू का प्रयोग डेस्टिनेशन बताने के लिए होता है, और टू वर्ड्स का प्रयोग डायरेक्शन बताने के लिए होता है, जनरली मोशन में। एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट लिखी हुई है, टू का यूज़ डायरेक्शन बताने के लिए भी होता है जो चीज़ मोशन लेस होती है। और अगर कोई चीज़ मोशन में है तब तो आपको टू वर्ड्स का यूज़ करना पड़ेगा। तो RS में क्या कितना कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है। देखो टू है, इसका यूज़ जनरली किस सेंस में होता है? अभी तक मैंने क्या पढ़ा बताया, टू का यूज़ डेस्टिनेशन के लिए होता है। जैसे आई एम गोइंग टू दिल्ली, दिल्ली में डेस्टिनेशन, और टू वर्ड्स का यूज़ डायरेक्शन बताने के लिए, आई एम गोइंग टूवर्ड्स दिल्ली, मतलब दिल्ली की तरफ जा रहा हूँ। और यहाँ पर तो मोशन हो रहा है ना, मतलब मैं दिल्ली जा रहा हूँ, चल रहा हूँ, मैं कार में हूँ, बस में हूँ। टू का प्रयोग डायरेक्शन बताने के लिए भी होता है जब वो चीज़ मोशन लेस हो, मतलब वो चल नहीं रही हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो राम खड़ा हुआ है टूवर्ड, अगर ये चिंकी राम की तरफ जा रही है तो क्या क्या बोलोगे आप? चिंकी इज़ गोइंग टूवर्ड्स राम। रो राम राम नहीं, को नहीं जानती है वो, ये राम से नहीं मिलने जा रही हो, वो किसी और काम से जा रही होगी। ठीक है ना, तो उसके राम की तरफ जा रही है, जिस तरफ राम खड़ा है, टूवर्ड्स राम मतलब जा रही है। अब देखो एक बंदा अमित है, एक बंदा क्या है? एक बंदा क्या? अमित है। अमित यहाँ पर है। देखो अगर अमित चिंकी की तरफ जा रहा है तो क्या बोलोगे? अमित इज़, वैसे तो ऐसे बोल नहीं सकते। अगर मान के चलो अमित यहाँ पर है और क्या लिखा हुआ है, जा नहीं रहा है, सिर्फ डायरेक्शन देख रहा है, केवल अमित खड़े होकर चिंकी को देख रहा है, बोला अच्छा देखता हूँ चिंकी किधर जा रही है। ठीक है ना, तो तब आप यहाँ पर टू का यूज़ कर सकते हो। टू द वेस्ट बोलते नहीं, क्या बोलते बोलते हुए, टू द वेस्ट, टू द ईस्ट, टू द साउथ, टू द नॉर्थ, ऐसे बार बार आपने वो देखे होंगे, कॉम्प्रिहेंशन में पढ़ा होगा आपने। तो इस तरीके से यूज़ हो रहा है। देखो अगर आप जा रहे हो तो टूवर्ड्स लगाओ, अगर आप सिर्फ जा नहीं रहे हो, सिर्फ देख रहे हो, मतलब मोशन लेस हो, तो मोशन लेस के आप क्या बोल सकते हो? टू बोल सकते हो। अमित इज़ वॉचिंग टू द वेस्ट, इस तरीके से, या अमित्स डायरेक्शन इज़ टू द वेस्ट, इस तरीके से। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हो देखो, श्रीलंका इज़ टू द साउथ। अब देखो यहाँ पे देखो, जो श्रीलंका है वो अगर ऐसे लिखोगे, वो श्रीलंका इज़ टूवर्ड्स द साउथ ऑफ इंडिया, मतलब मोशन करो, श्रीलंका इंडिया के साउथ की तरफ मोशन कर रहा है, नहीं, गलत। श्रीलंका इज़ टू द साउथ ऑफ इंडिया, यहाँ पर मोशन लेस है तो इसलिए क्या लगा दिया आपने? टू लगा दिया। जनरली डायरेक्शन के लिए टू लगा देते, टू द साउथ, टू द नॉर्थ, ये सेंस है उसका। तमिलनाडु इज़ इन द साउथ ऑफ इंडिया, अब जो अंदर ही है तो तब तो इन बोल दोगे, इन, ऑन, एट बोलते हैं। ठीक है ना, और जो बाहर है तो उसको क्या बोलते हैं? टू बोलते हैं। करेक्ट। जैसे इन का प्रयोग जब आउटसाइड होगा, और सॉरी, इन का प्रयोग जब इनसाइड होगा, और टू का प्रयोग जब आउटसाइड होगा। ये वाली बात भी आपको समझ में आ गई होगी। तो टू के कितने इंपॉर्टेंट यूजेस हमने पढ़ रहे हैं। ठीक है, अगला देखो क्या लिखा हुआ है, बार बार आपको रिवाइज करना है, रिवाइज मैं भी कराऊंगा आपको, चिंता मत करना। बहुत ही ज़्यादा बेसिक, इन, एट और ऑन किसके लिए? इन, एट और ऑन किसके लिए? टाइम के लिए। देखो ऑन तो बहुत ही बेसिक है, बार बार यूज़ होता है, ये डे और डेट के लिए होता है। ठीक है, जैसे ऑन मंडे,
ऑन ट्यूसडे, ऑन 15 अगस्त। तो डे हो गया, डे डे, और ये डेट हो गया। तो ऑन का यूज़ किसके लिए होता है? डे और डेट के लिए यूज़ होता है। अगला देखो, यस्टरडे, द डे बिफोर यस्टरडे, टुडे, टुमारो, द डे आफ्टर टुमारो से पहले ऑन नहीं लगाते, क्योंकि ये सब एडवर्ब हैं। और ये वाली बात याद रखना, जैसे इनके पहले यस्टरडे, जैसे आपको कोई बोलेगा सर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, उसमें तो ऑन लगा दिया, ठीक है, लेकिन इनमें कभी भी ऑन नहीं लगाना। यस्टरडे, द डे बिफोर यस्टरडे, टुडे, टुमारो, द डे आफ्टर टुमारो, इनके पहले ऑन कभी भी नहीं लगाना। क्यों? क्योंकि एडवर्ब होते हैं, ठीक है ना, और एडवर्ब के बाद जनरली प्रीपोजिशन नहीं आते। ठीक है, समझ में आ गया? जैसे क्या लिखा हुआ, नो प्रिपरेशन प्लस जैसे लिखा ऑन संडे, बिल्कुल सही है। डे के जहाँ पे भी डे लिखा होगा, डे मतलब संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, ये वाले डे, और डेट। लेकिन यहाँ पे लास्ट लिखा गया, देखो ऑन संडे तो लेकिन लास्ट लिखा गया, यहाँ पे नहीं आएगा लास्ट संडे। हाँ ये सही है, ऑन मत लगाओ। ऑन दिस संडे, अब संडे तो लिखा है लेकिन यहाँ पे आगे इससे पहले इसने क्या लगा, दिस लगा दिया, ये भी गलत होगा। ऑन दिस संडे, नहीं 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 नहीं, दिस संडे बोल दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ऑन एवरी मंडे, अब वही गलती होगी, केवल ऑन मंडे बोलता तब तो सही होता, लेकिन इसने एवरी ऐसे कुछ एडजेक्टिव लगा दिया तो वो भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। केवल एवरी मंडे बोल दो आप, या केवल फ्राइडे आफ्टरनून बोल दो आप, ठीक है ना, इस तरीके से। आगे सुनो, तो क्या बोला मैंने, देखो दोबारा बताता हूँ। अगर ऑन संडे, केवल ऑन के बाद डे या डेट तुरंत लिखी हो तब बिल्कुल सही है, लेकिन उसके बाद बीच में कुछ एडजेक्टिव जोड़ दिया तुमने, गलत गलत हो जाएगा, ठीक है ना। ऑन लास्ट, ऑन एवरी, ऑन दिस, तो ये सब गलत हो जाएंगे, उनको हटा दो, उन प्रोपोर्शन को क्या कर दो, उससे पहले हटा दो, तब वो क्या माने जाएंगे, बिल्कुल सही माने जाएंगे, ठीक है। ये बात समझ में आ गई हो क्या? होप आपको बहुत बेसिक चीज़ है। चलो देखो, अगर ये रिवर्स फॉर्म में हो, जैसे सैटरडे लास्ट, मंडे लास्ट, तब तो हाँ बेसिक बात है, क्योंकि अगर ऐसे में लिखा हुआ है तब तो बिल्कुल नहीं आएगा, जो मैंने बता दिया। क्योंकि केवल ऑन संडे लिखा रहता तब सही था, लेकिन यहाँ बीच में लास्ट लिखा गया, कुछ भी लिखा गया, एवरी लिखा गया, तब तो गलत हो जाएगा। लेकिन अगर उल्टा लिखा है तब तो, अब इसको तो भूल जाओ ना आप ये केवल देखो, संडे संडे से पे क्या लिखा, ऑन, बिल्कुल लिख सकते हैं, सही है। अब देखो अगला क्या लिखा हुआ है, अगला देखो इन का यूज़ देखो कितना इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, इन नेम ऑफ द मंथ। बहुत ही बार बार आपने सुना होगा इनका प्रयोग, मंथ कोई भी मंथ होता है उसमें होता है, इन मार्च, इन जनवरी, इन मई, नहीं होता है इनका। अब ऑन तो ख़त्म हो गया, इन किसी भी डे, देखो ऑन का यूज़ होता है डे और डेट में, किस तरीके से यूज़ तो मैंने बता दिया। इसके अलावा जो इन बचता है, इनका यूज़ जो बच गया उसके में हो जाता है। क्या बच गया, डे, डे ख़त्म हो गया, डेट ख़त्म हो गया, बच क्या गया, मंथ, बच क्या गया, मंथ, अरे मंथ, ईयर, सीज़न, बच गया, ये चीज़ें बच गई। इन सब में किसका यूज़ होगा, इनका है। इन मार्च, इन मई, इन 1947, इन 2014, इन समर, इन विंटर, इन द आफ्टरनून, ठीक है ना, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द नाइट। इस तरीके से ये वाली बात आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। कुछ कुछ फ्रेज भी होते हैं, जैसे फ्रेज है एट नाइट, तो यहाँ पर चल जाएगा, ठीक है, ये फ्रेज होता है। तो कुछ कुछ फ्रेज में साथ जो फिक्स प्रिपोर्शन होता है तो वो तो लगेगा ही लगेगा। अगला देखो, जैसे ये भी फ्रेज है, ऑन द मॉर्निंग, ऑन द इवनिंग, ऑन द नाइट, द आफ्टरनून ऑफ नाउन। जैसे यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, शी केम हियर इन द मॉर्निंग। अभी तो बोला मैंने इनके साथ मॉर्निंग आ जाएगा, मॉर्निंग, इवनिंग, या फिर मंथ, या फिर ईयर, या फिर सीजन, इसमें इन आ जाएगा, ठीक है ना, बिल्कुल सही है। देखो शी केम हियर ऑन द मॉर्निंग ऑफ संडे, ठीक है ना। आगे देखा तो यहाँ पर ऑन नहीं आ गया, ऑन द मॉर्निंग, तो ऑन द मॉर्निंग ऑफ संडे। तो इस तरीके से कई बार इस तरीके से यूज़ हो जाता है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ ना, ऑन द मॉर्निंग ऑफ के बाद नाउन, इस तरीके से, ऑन द मॉर्निंग ऑफ मंडे, ऑन द मॉर्निंग ऑफ ट्यूसडे, या ऑन द इवनिंग ऑफ मंडे, या ऑन द इवनिंग ऑफ थर्सडे, या ऑन द नाइट ऑफ मंडे, ऑन द नाइट ऑफ संडे, इस तरीके से। आगे समझ क्या बोलना चाह रहा हूँ, तो ये वाला स्ट्रक्चर याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है ये वाला। आगे समझ में तो किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं यहाँ पर, तो ऑन द मॉर्निंग और ऑफ नाउ, ये इस तरीके से स्ट्रक्चर है। जैसे यहाँ पर इस सेंटेंस को, इस एग्जांपल को पढ़कर आपको पूरा एक्सप्लेन हो जाएगा। पहला बात तो बिल्कुल समझ में आ ही गया होगा आपको। तो सी केम हियर ऑन द मॉर्निंग ऑफ संडे, इस तरीके से पूरा स्ट्रक्चर है। तो ऑन द मॉर्निंग ऑफ संडे, यहाँ पर मॉर्निंग और यहाँ पर संडे की जगह कुछ भी और लगा दो। ऑन द इवनिंग ऑफ मंडे, ऑन द नाइट ऑफ संडे, ऑन द मॉर्निंग ऑफ मंडे, ऑन द मॉर्निंग ऑफ ट्यूसडे, कुछ भी लगा दो, इनकी जगह पर मंडे ट्यूसडे कुछ भी लगा दो, ठीक है। इस तरीके वाला स्ट्रक्चर याद रखना, तो स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप मेरी वीडियो रेगुलर फॉलो कर रहे होंगे तो आपको बहुत सारे स्ट्रक्चर पता चल गए होंगे, जैसे सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, तो बच्चे को पता है। और क्या पता है आपको,
और जैसे मैंने बताया आपको, नाउन, नाउन से पहले क्या आता है, एडजेक्टिव आता है, एडजेक्टिव से पहले क्या आता है, एडवर्ब आता है, एडवर्ब से पहले क्या आता है, आर्टिकल आता है। इस तरीके के स्ट्रक्चर मैंने आपको बताए थे। टू मच, मच टू वाला स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था, याद आ रहा है किस तरीके से। इनफ वाला स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था। उसी तरीके से ये वाला देखो कितना प्यारा स्ट्रक्चर मिला, पहली बात याद रखनी ये वाला कॉन्सेप्ट। बाकी तो हर किसी को पता ही है कि ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन वेडनेसडे, ऑन 15 जनवरी, या इनके साथ ईयर, सीज़न इनके साथ लगता है, विंटर के साथ लगता है, इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, लेकिन ऑन के साथ भी लग जाएगा किस तरीके से, इस स्ट्रक्चर में। तो ये वाली बात आपको याद रखनी है, और ये बात आपको क्या बनाएगी, अलग बनाएगी दूसरों से। ठीक है, बार बार रिवाइज भी करना है। अगला देखो, ये वही एग्जाम्पल है। ठीक है, अगला देखो, एट। अब क्या आ गया हमारे पास, अब हमारे पास आ गया है एट। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एट। ऑन पढ़ लिया, इन पढ़ लिया, अब है एट। जैसे क्या लिखा हुआ है, एट प्लस क्लॉक। ये तो पता है, ये बहुत ही बेसिक बात है। बोलते नहीं कितना बज रहा है, एट 10 PM पे मैं आऊँगा, एट 6 PM पे मैं आऊँगा। इस तरीके से बातें बार बार करते हैं लोग, नहीं करते हैं। या एट नून, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेजेज हैं। एट नून, एट मिडनाइट, एट सनराइज, एट सनसेट, एट डॉन, एट डस्क, एट डे ब्रेक। ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है ना। डॉन मतलब क्या होता है, मॉर्निंग, और डस्क मतलब क्या होता है, इवनिंग। तो वाले फ्रेज याद रखना एट से रिलेटेड, वरना एट का प्रयोग जनरली टाइम के लिए होता है। तो क्या समझे हम समझे ऑन का प्रयोग डे और डेट के लिए, इन का प्रयोग उसके अलावा क्या बच गया, उसके अलावा बच गया जैसे सीज़न बच गया, ईयर बच गया, मंथ बच गया उसके लिए, सेंचुरी बच गया उसके लिए, और एट का प्रयोग किसके लिए, एग्जैक्ट टाइम के लिए, एट 10 PM, एट 10 AM, इस तरीके से। ठीक है, और कुछ मैंने जो उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बताई उनमें, वो वाली बातें भी क्या करना, आप बिल्कुल क्या रखने हैं, आपको याद रखनी है। अगला देखो क्या लिखा हुआ है, ऑन। कुछ फिक्स फ्रेजेस होते हैं जैसे ऑन टाइम, या एट टाइम, या विद इन टाइम, या इन नो टाइम। इनका मतलब क्या होता है, देखो ऑन टाइम का मतलब होता है बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पर आना आपको। अगर 7 बजे बोला हुआ है ना, तो 7 बजे आना आपको। एट टाइम मतलब क्या होता है, एट टाइम मतलब होता है रेयरली, कभी कभार, मुश्किल से, एट टाइम। अगले क्या लिखा हुआ है, विद इन टाइम। विद इन टाइम मतलब क्या होता है, समय से पहले। विद इन टाइम, समय से पहले। इन नो टाइम, इन नो टाइम मतलब क्या होता है, बहुत ही कम समय में, बहुत ही ज़्यादा कम समय में। बहुत ही बेसिक है ये, और बहुत इंपॉर्टेंट, पढ़ के लग रहा होगा आपको। ऑन टाइम आना आपको, एट टाइम्स मतलब कभी कभार, विद इन टाइम मतलब समय से पहले, इन नो टाइम मतलब बहुत ही कम समय में, इन नो टाइम। अगला देखो क्या लिखा हुआ है, फेस्टिवल के नाम से पहले एट आता है, टाइम समय, टाइम फ्रीक्वेंसी कितनी बार। ठीक है ना। तो फेस्टिवल के नाम से पहले क्या आता है, एट आता है। तो आपने बार बार सुना ही होगा। ठीक है, अगला देखो, अगला क्या लिखा हुआ है, अगला लिखा हुआ है इन वर्सेस एट। अब कई बार इनमें कंपैरिजन भी होता है। अब ये प्लेस के सेंस में, टाइम के सेंस में नहीं है। टाइम के सेंस में मैंने जितना पढ़ाना था उतना पढ़ा दिया। बार बार आपको क्या करना है, रिवाइज करना है। मैं बार बार बोलता हूँ, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर आप पहली बार पढ़ा दो तो मस्त समझ में आ जाता है, और उसके बाद क्या होता है कि हम एक दो हफ्ते बाद भूल जाते हैं। तो उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न यही, तो मैं कितनी बार आपको एग्जांपल देता हूँ। आप मैथ्स में आपने प्रॉफिट लॉस पढ़ा, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा, तो क्या आप बोलते हो कि यार एक बार मैंने पढ़ लिया, अब तो मैं पढ़ूंगा ही नहीं, बस मेरे को तो आ गया, बस अब हो गया, कहानी खत्म। नहीं, आप रेगुलर उनके क्या करते हो, एग्जाम्पल्स करते हो, एक्सरसाइजेस करते हो, मॉक टेस्ट लगाते हो। उसी प्रकार से आपको इंग्लिश में भी क्या करना है, एक बार पढ़ना है, कम से कम 3 बार वीडियो मैं तो बोलता हूँ जरूर देखनी है आपको। किसी भी टीचर की देखो, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मेरी वीडियो देखो, आप किसी भी टीचर की देखो, तो आप सोचोगे कि एक बार मैंने पढ़ लिया तो बस हो गया, अब तो मैंने एक बार पढ़ लिया, अब हो गया, मुझे तो आ गया, नाउन आ गया, प्रोनाउन आ गया, प्रीपोजिशन आ गया, कोई भी चैप्टर आ गया, अब मैं तो दोबारा पढ़ने की जरूरत ही नहीं मुझे। ऐसा नहीं होता है। जीएस और इंग्लिश में आपको रिवीजन ही की होती है। रिवीजन कैसे, कम से कम आपको 2 या 3 बार वीडियो देखनी है, उस कॉन्सेप्ट को और ग्रैस्प करना, और ताकि आपके अंदर बस जाए वो कॉन्सेप्ट। और 2-3 जब, क्योंकि 2-3 बार आप वीडियो देखोगे, सुनोगे, टीचर की आवाज़ सुनोगे, बार बार देखोगे, सुनोगे सुनोगे, ऑलरेडी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और देन आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करते रहनी है। प्रैक्टिस तो ऑब्वियसली आपको छोड़नी है नहीं, प्रैक्टिस आपको करते रहनी है, करते रहनी है। वो तो मैं, अगर आप मेरी वीडियो देखोगे तो आपको वो भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं पहले चैप्टर कंप्लीट करता हूँ, फिर लास्ट में कम से कम 75 to 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कराता हूँ। ठीक है, तो आप वो भी कर लोगे तो आपको लगेगा कि अरे यार प्रैक्टिस भी तो हो ही रही है उसके साथ साथ। और मैं बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट और प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन लेकर के आता हूँ। तो आप उतना भी कर लोगे तो आपके लिए मोर देन इनफ है, मोर देन इनफ। वोकेबलरी मैंने आपको ऑलरेडी बहुत सारी कराई रखी हैं, वो भी आप रिवाइज करोगे। बार वोकेबलरी सर लोग बोलते हैं, सर बच्चे बोलते हैं कि सर आ रही है समझ में, आ रही है समझ में, आ रही है समझ में, लेकिन हम फिर भी कर नहीं पा रहे हैं, भूल जा रहे हैं, कर नहीं पा रहे, बोलते वही तो है। एक बार पढ़ लिया आपने, आपने सोचा कि हो गया, नहीं, आपने कितनी बार रिवाइज करा उसको। जो मैराथन मैंने डाली हुई है, उस मैराथन को आपने कितनी बार देखा हुआ है। सिर्फ एक बार देखा, आपको लगा अरे एक बार देख लिया हो गया, नहीं, 2-3 बार देखनी पड़ेगी आपको, बार बार ग्रैस्प करने के लिए। ठीक है, तो मैंने इसलिए बोल रहा हूँ रिवीजन इज़ द की, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट। और सेकंड बात, मॉक टेस्ट।
आप टेस्ट लगाते रहो, टेस्ट लगाते रहो। और अगर टेस्ट नहीं भी लगा रहे हो आप इंग्लिश सेक्शन से रिलेटेड, तो मैं तो कराता ही हूँ आपको। एरर करा रहा हूँ, एरर के टेस्ट करा रहा हूँ, स्पॉट एरर के टेस्ट करा रहा हूँ आपको, हर चैप्टर के एंड में टेस्ट करा रहा हूँ। वोकैबुलरी भी कराओगे तो उसमें हर 5-6 दिन के बाद आपको एक टेस्ट मिलेगा, वो भी टेस्ट करा रखा होगा आपको। ठीक है, तो ये वाली बात आपको याद रखनी है। प्रॉपर क्या इंटरवल पर रिवीजन और टेस्ट देते रहना है, रिवीजन और टेस्ट देते रहना है। अगला देखो, इन और एट का यूज़ अब मैं बताऊंगा एज अ प्लेस के सेंस में। एज अ प्लेस के सेंस में मतलब अब वो टाइम का दौर गया, अब प्लेस के सेंस में देखो, इन का यूज़ हमेशा बड़े स्थान के लिए होता है और एट का यूज़ हमेशा छोटे स्थान के लिए होता है, स्मॉलर प्लेसेस के लिए होता है। जैसे आई लिव एट मलेठा इन टिहरी उत्तराखंड। मैं कहाँ रहता हूँ? मलेठा में रहता हूँ। कहाँ? टिहरी उत्तराखंड में। तो इनका भी टिहरी उत्तराखंड बड़ा प्लेस है और मलेठा क्या है? छोटा प्लेस है। तो मलेठा टिहरी उत्तराखंड में छोटा प्लेस है, तो उसके लिए ऐट लग गया। आई लिव एट द्वारका इन दिल्ली। मैं द्वारका में रहता हूँ दिल्ली में। तो दिल्ली बड़ा प्लेस है और द्वारका छोटा, तो छोटे में ऐट और बड़े में इन। बहुत ही बेसिक है, ये बात आपको पता ही होगी। जैसे कई बार आपने ऐसा भी सुना होगा, ये क्या लिखा हुआ है देखो, इन सिटी, ये मतलब इन दिल्ली, इन कंट्री, इन इंडिया, इन द सबॉब्स, बाहरी क्षेत्र में, या इन द डेजर्ट, या रेगिस्तान में। इस तरह बहुत ही बेसिक है। इन प्लस प्लेस ऑफ वर्क बिल्डिंग, जैसे क्या लिखा हुआ, इन ऑफिस, इन अ रेस्टोरेंट, इन फैक्ट्री या इन द होटल। यदि काम करने की जगह बिल्डिंग न हो तो ऑन द फार्म, ऑन द ई स्टेट, ऐसा आपने सुना होगा। नेक्स्ट वन क्या लिखा हुआ है, एट का यूज जनरली क्या होता है? बिल्कुल पर्टिकुलर प्लेस में। जैसे क्या लिखा हुआ है, एट प्लेटफॉर्म नंबर 10, एट मेट्रो स्टेशन, एट द स्टेशन, एट अ पब्लिक लाइब्रेरी। तो एट पर्टिकुलर प्लेस में होता है एट का यूज़, एट द प्लेटफॉर्म नंबर 10, एट मेट्रो स्टेशन, एट द स्टेशन, एट पब्लिक लाइब्रेरी में। तो इस तरीके से अगर अंदर पढ़ रहा है तो क्या बोलोगे? इन द लाइब्रेरी। और अगर वहाँ खड़ा है, लाइब्रेरी के अंदर खड़ा है, तो क्या? आई एम एट, या किसी से मिलना है, आई एम एट लाइब्रेरी। इस तरीके से ये वाली बात याद रखना है फ्रेज, कि अगर आप अंदर लाइब्रेरी बैठ के पढ़ रहे हो तो आप क्या बोलोगे? आई एम इन द लाइब्रेरी। अगर आप लाइब्रेरी में खड़े हो या लाइब्रेरी में किसी से मिलना है आपको, तो आप उसको क्या बोल सकते हो? क्या बोलोगे उसको? आई एम एट लाइब्रेरी। क्या बोलोगे? आई एम एट लाइब्रेरी। तो इस तरीके से किस तरीके से यूज़ हो रहा है देखो। नेक्स्ट वन देखो, बिसाइड और बिसाइड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। देखो, बिसाइड मतलब होता है बगल में, नहीं होता बसाइड, बगल में, मेरे बगल में, आपके बगल में, बाय द साइड ऑफ, एडजेसेंट टू। और बिसाइड्स मतलब होता है अपार्ट फ्रॉम, इसके अलावा, इसके अलावा और क्या क्या? जैसे हिज ऑफिस इज़ बिसाइड द बस स्टैंड, उसका जो ऑफिस है वो बस स्टैंड के बगल में है। ठीक है, तो ये तो बिसाइड की बात होगी, मतलब बगल में, बाय द साइड ऑफ, एडजेसेंट। और बिसाइड्स मतलब क्या होगा? बिसाइड्स हिज चिल्ड्रन, मतलब उसके चिल्ड्रन के अलावा उसकी वाइफ वॉज ऑल्सो प्रेजेंट एट द सेरेमनी। उसकी वाइफ भी सेरेमनी को, उसकी वाइफ ने क्या करा था? अटेंड करा हुआ था। ही वॉज सिटिंग नेक्स्ट टू मी इन द क्लास रूम। अब नेक्स्ट टू मतलब क्या? बगल में, वो मेरे बगल में बैठा हुआ है, नेक्स्ट टू मी इन द क्लास रूम में। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन देखो यहाँ पर, देखो समझो आप इसको। द चाइल्ड वॉज सिटिंग क्लोज टू मी, क्या लिखा हुआ है? द चाइल्ड वॉज सिटिंग क्लोज टू मी। अब बताओ, क्लोज आएगा, बिसाइड आएगा, बिसाइड्स आएगा, बाई आएगा, वहाँ पर जो फिल इन द ब्लैंक्स है वहाँ पर क्या आएगा? द चाइल्ड वॉज सिटिंग डैश टू मी। देखो जनरली क्या होगा ना, द चाइल्ड वॉज सिटिंग क्लोज टू मी भी सही है, द चाइल्ड वॉज सिटिंग बिसाइड्स टू मी बोलोगे तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बिसाइड्स के बाद टू थोड़ा आएगा, क्योंकि बिसाइड भी प्रीपोजिशन होता है, टू भी प्रीपोजिशन होता है, दो प्रीपोजिशन एक साथ आ सकते हैं, गलत। बिसाइड भी नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि दो प्रीपोजिशन एक साथ, वही कॉन्सेप्ट, दो प्रीपोजिशन एक साथ नहीं आएंगे। कभी टू और इन, या टू और ऑन, या एट और इन, एट और ऑन, इस तरीके से दो प्रीपोजिशन एक साथ देखा हो आपने? नहीं, गलत हो जाएगा। और बाई, बाई भी क्या होता है? प्रीपोजिशन होता है। तो बाई प्रीपोजिशन और टू प्रीपोजिशन एक साथ सुने हो कभी आपने? टू बाई, बाई टू, ऐसा टू नहीं, गलत। क्या हो जाएगा? क्लोज टू मी। दो प्रीपोजिशन साथ में नहीं आएंगे। ही सैट बिसाइड मी, या तो केवल ऐसा बोल दो, द चाइल्ड वॉज सिटिंग बिसाइड मी, आगे टू मत बोलो। और अगर आगे टू बोला हुआ है तो आपको क्या लगाना पड़ेगा? क्लोज तो लगाना ही पड़ेगा आपको। अगला देखो क्या लिखा हो, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट, बाई वर्सेस विद। देखो बाई यूज़ होता है किसी के द्वारा, बाई मतलब बोल तो भी नहीं है, किसके द्वारा, किसने करा वो पर्सन, कौन था वो पर्सन, कौन था डूअर, कौन था वो, ठीक है ना। और विद मतलब होता है वो यंत्र, बोलो तो ये वो ही लिखा हुआ है, किसी यंत्र के द्वारा, मतलब वो इंस्ट्रूमेंट के द्वारा। ठीक है, जैसे द पेपर वॉज साइंड, किसके द्वारा किया गया? बाय हिम, या बाय राम, या बाय मालती, या बाय प्रियंका, या बाय देवेंद्र, या बाय आशीष, इस तरीके से। विद अ पार्कर पेन इन ब्लैक इंक, किसके द्वारा? पार्कर पिंक से। और कौन सी इंक से? ब्लैक इंक से। तो इस तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट है, बाय हिम विद अ पार्कर पेन इन ब्लैक इंक। ठीक है ना। इंक याद रखना, इंक के साथ हमेशा इंक आता है, वाह, इंक के साथ हमेशा इन आता है। क्या आता है? इन आता है। ठीक है,
जैसे यहाँ पर देखो एक एग्जांपल लिखा हुआ है, द स्नेक वॉज किल्ड बाय हिम विद अ स्टिक। द स्नेक वॉज किल्ड किसके द्वारा, बाय हिम उसके द्वारा, बाय राम राम के द्वारा, बाय श्याम श्याम के द्वारा, बाय गगन गगन के द्वारा, ठीक है ना, मार दिया गया विद अ स्टिक किसी भी स्टिक के द्वारा, या बाय एरो एरो के द्वारा। तो किस तरीके से चीज़ चल रही है और मैं पढ़ा सकता हूँ, पर बहुत ज़्यादा हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। आपको इसी को रिवाइज़ करना, बार बार इस वीडियो को दोबारा देखनी है, तिबारा देखनी है, ताकि क्या हो जाए, आपकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छे तरीके से चले। पढ़ाने को मैं क्या, मैं और 10 मिनट में और 5 से 6 या 7 से 8 प्रिपोर्शन आपको और करा दो, पर नहीं, केवल मेरे को वो थोड़ा ना कराना है कि फटाफट निपटा दो, बस निपटाना नहीं। छोटी छोटी वीडियो बनेंगी, 25 से 30 मिनट की वीडियो बनेंगी, लेकिन क्या होगा, आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल कंप्लीट कराएंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट इसमें बिल्कुल मेरे नोट्स में लिखे हुए हैं, ताकि आपको ये कम से कम 500-550 पेज की PDF है। 550 पेज देखो यहाँ पर, अब पेज नंबर देख लो 206 चल, और कंप्लीट पढ़ाऊँगा मैं आपको, ठीक है। तो कम से कम मैंने 500 पेजेस हैं ये मेरे नोट्स के। तो इन नोट्स में से आपको कंप्लीट जो यूज़ आप इसका किस तरीके से कर सको, आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत है, मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा रखे हैं मैंने, ठीक है। तो आपको ये याद करने हैं, अच्छे ढंग से रिवीजन करना है। और 12 मैंने बता दिया, रिवीजन इज़ द की, सबसे इंपॉर्टेंट की है वो है रिवीजन है। आपको कम से कम 2 या 3 बार ये वीडियो ज़रूर देखने हैं। वो एग्जांपल मैं बार बार आपको देता हूँ। ये वीडियो एक बार देखने वाले स्टूडेंट होते हैं 2000, उसके बाद ये कुछ वो केवल एक बार देखते हैं, और जो इसको 2 बार देखते हैं वो घट के संख्या सीधे रह जाती है 500, और जो इसको 3 बार देखते हैं वो घट के सीधे मेरे हिसाब से 10 रह जाती है, 10 या 15 मैक्सिमम। तो आपको यहाँ आना है इन 10 या 15 में। सोचो कोई एक बार देख रहा है, कोई 2 बार देख रहा है, और कोई 3 बार देख रहा है, एडवांटेज ऑटोमेटिकली ज़्यादा किसको मिलेगा, ठीक है। आप ऐसा मत सोचो कि तो मुझे आता है, मुझे आता है तो फिर मार्क्स लेकर आओ। अगर आपको बिल्कुल आता है तो बिल्कुल आपके मार्क्स आने चाहिए, मार्क्स में रिप्रेजेंट होना चाहिए आपके, कि मार्क्स बिल्कुल इंग्लिश में 45 प्लस ही आपके रेगुलर मार्क्स आ रहे हैं। और अगर आपके नहीं आ रहे हैं, आप बिल्कुल स्टार्टर हो, बिगनर हो, टायरो हो, नोवाइस हो आप, तो आपको ये कम से कम 2-3 बार जरूर देखनी है। जो भी वीडियो आपने पहले देखी हो मेरी, उसको आप दोबारा प्ले कराओ, या मैं नहीं बोल रहा हूँ मेरी देखो यार, जिसकी भी आप इंग्लिश के लिए फॉलो कर रहे हो आप, उसको आप दोबारा देखो, उस कॉन्सेप्ट को आप और स्ट्रॉन्ग करो अपने, ताकि वो उससे ज़्यादा बार देखने की जरूरत ना पड़े, बार बार। उसके बाद फिर चलो आपको लगा कि यार इस साल में थोड़ा 1 नंबर से बच गया, 1 साल पहले मैंने 2-3 बार पढ़ा था, फिर आपको दोबारा देखनी पड़ेंगी वो, गॉट इट। तो इस तरीके की चीज़ों को अपनाएं। सो दैट्स ऑल फॉर द डे, स्टे ट्यून फॉर मोर अपडेट्स लेटर अनदर डे, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गोल्डन एजुकेशन। आज है हमारी प्रीपोजिशन की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास। आपको पता ही है मैं ग्रामर की सीरीज़ लेकर के आया हुआ हूँ, जिसमें मैंने आपको नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया, एडवर्ब हो गया, ये चैप्टर मैंने आपको कंप्लीट पढ़ा दिए गए हैं। इनकी क्या डेफिनेशंस होती हैं, क्या क्या यूजेस होते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं, क्या क्या यूसेज होते हैं, इनके बारे में मैंने आपको कंप्लीट पढ़ा दिया गया है। साथ ही इनसे इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट 100 अप्रॉक्सीमेट एरर्स भी मैं हर चैप्टर से रिलेटेड ऑलरेडी आपको मैंने करा दिए हैं। अभी हम प्रीपोजिशन चैप्टर हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया गया है, और ये उससे रिलेटेड 3rd वीडियो है। तो आपको पता ही है किस तरीके से चीज़ें आगे चल रही हैं, धीरे धीरे करके मैं कंप्लीट सिलेबस आपको इस तरीके से आपको पढ़ा दूंगा। और ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जिससे ये मेरे नोट्स हैं जो मैंने बनाए हुए हैं, अप्रॉक्सीमेटली 500 to 600 पेजेस हैं इसमें, ताकि आपको मैं कंप्लीट क्रिस्प वे में अच्छे तरीके से इनको सारा समझा दूं, और आपको रिवीजन करने के लिए भी नोट्स मिल जाएंगे, और साथ ही आपको बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही कम समय में, बहुत ही ज़्यादा कम समय में इनका क्या हो जाए, रिवीजन भी आप अच्छे तरीके से कर सको, आप अच्छे तरीके इनको ग्रैस्प कर सको। तो चलिए आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट। ऑलरेडी मैंने कुछ प्रिपोजिशन आपको बता दिए थे, अब इसी में सीरीज़ में मैं आगे बढ़ रहा हूँ। देखो पहले क्या लिखा हुआ है, ऑफ एंड ऑफ। अब देखो दोनों प्रोनाउंसिएशन तो सेम ही होती है, लेकिन ये ओ एफ ऑफ है और ओ डबल एफ ऑफ है। देखो ओ एफ ऑफ का मतलब क्या होता है, ऑफ होता है जनरली रिलेशन बताने के लिए या पोजीशन बताने के लिए, या कोई भी रिलेशन बताता है, रिलेशन मतलब संबंध बताता है, ये पोजीशन बताने के लिए कि होल्ड करने के लिए आपके पास क्या चीज़ है। और ओ डबल एफ जो होता है वो होता है फिजिकल सेपरेशन, मतलब उसको फिजिकली अलग किया जाता है, उसको बोलते हैं फिजिकल सेपरेशन। जैसे देखो क्या लिखा हुआ है, वाटर वॉज ड्रिपिंग ऑफ द ट्रीज एंड ग्रास वॉज वेट। वाटर वॉज ड्रिपिंग ऑफ द ट्रीज, मतलब जो पानी की बूंदें हैं या पानी है वो पेड़ से गिर रहा था, ठीक है ना, पेड़ की पत्तियों से पानी की बूंदें गिर रही थी। तो ड्रिपिंग ऑफ, क्योंकि अलग सेपरेशन की बात हो रही है, फिजिकल सेपरेशन, पानी की बूंदों में, पानी की बूंद पत्तियों में लगा हुआ है या पेड़ में लगा हुआ है, तने में लगा हुआ है, तो वहाँ से वो क्या हो रहा है, वो नीचे गिर रहा है, ठीक है ना। एंड ग्रास वॉज वेट। कीप द डॉग ऑफ द फ्लावर बेड्स। अब देखो इसका मतलब कि क्या लिखा हुआ है, कीप द डॉग ऑफ द फ्लावर बेड्स। अब ये वही है, कीप द ऑफ द फ्लावर बेड्स मतलब जो फूल पौधों या गमले हैं या पौधे हैं उनसे क्या रखो, कुत्ते को क्या रखो, दूर रखो।
शी फेल ऑफ द ट्री एंड दे लाफ्ड एट हर। शी फेल ऑफ द ट्री एंड दे लाफ्ड एट हर। वो क्या हुई, पेड़ से गिरी और वो उस पर क्या हुए, हंस गए। द लेग ऑफ द चेयर इज ब्रोकन। आप देखो यहाँ पर है द लेग ऑफ द चेयर, ये क्या बता रहा है, रिलेशन बता रहा है। द लेग ऑफ द चेयर या पोजीशन बता रहा है। जो नॉन लिविंग थिंग है उनका पोजीशन ऑफ से भी होता है, ठीक है। जैसे क्या होता है, जैसे पोजीशन हम जनरली ऐसे नहीं आते हैं, राम्स कार ऐसे नहीं लिखते हम, राम की कार है तो ये राम की कार पोजीशन दिखा रहा है। लेकिन अगर मैं बोलूँगा कि टेबल्स लैग, तो टेबल्स लैग नहीं बोल सकते ना, क्योंकि ये तो राम लिविंग है, लिविंग में तो अपॉस्ट्रोफ एस लग जाता है, टेबल में नहीं लगेगा। तो टेबल में लगेगा, टेबल के साथ क्या लगाएगा, ऑफ ला के बनाते हैं, लेग ऑफ द टेबल, ठीक है, वही लिखा हुआ है, ऑफ से पोजीशन बना रखा है। द मिनिस्टर्स ऑफ द पीएम आर लाइव वायर लिखा हुआ है। द मिनिस्टर्स ऑफ द पीएम आर, तो ये पीएम के क्या हैं, जो मिनिस्टर्स हैं। तो इस तरीके से क्या था, ऑफ से क्या बता रहा हूँ, रिलेशन बता रहा है। तो किस तरीके आगे समझ में, बहुत ही बेसिक है वैसे, ओ डबल एफ ऑफ और ओ एफ ऑफ वाला। अब देखो इन वर्सेस इनटू, तो बहुत बेसिक बात आपको पता ही होगी। इन मतलब क्या होता है, इन मतलब होता है जो ऑलरेडी रूम के क्या है, अंदर है। और इनटू मतलब जो बाहर से अंदर जाना, उसको क्या बोलते हैं, इनटू। जैसे क्या लिखा हुआ है, इनका यूज़ कहाँ पर होगा, जो ऑलरेडी प्रेजेंस इनसाइड, जो ऑलरेडी कहाँ है, इन अंदर है। जैसे आप अभी कमरे के अंदर होंगे या लाइब्रेरी के अंदर होंगे, यू आर इन द लाइब्रेरी या यू आर इन योर रूम। सिटी है, कंट्री है, स्टेट के नाम से पहले लगता है, या किसी प्रोफेशन या जॉब से पहले लगता है। इन आर्मी, आई मीन आर्मी, आई मीन बैंक, आई मीन एसएससी, ठीक है ना। कार्य करने का तरीका, इन अ माइजरली मैनर। हाँ, और ये उसको बताता है, मैंने आपको एडवर्ब में बताया हुआ था, एडवर्ब में नहीं बताया था मैंने। माइजर क्या होता है, नाउन, नाउन में एलवाई जुड़ जाएगा, एडजेक्टिव बन जाएगा माइजरली, और उसको एडवर्ब बनाना होगा तो मैनर लगाना पड़ेगा। इन अ माइजरली मैनर, हाउ, इन अ माइजरली मैनर, हाउ का आंसर देगा ना, सब मैंने एडवर्ब में बताया था आपको, अगर आपने मेरी वीडियोस देखी हुई हैं। और अगर आपने नहीं देखी हुई हैं तो उन वीडियोस को भी आप रिवीजन कर सकते हो या पहली बार देख सकते हो। प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ पर आपको ऑलरेडी वीडियोस मिल जाएंगी, ठीक है। तो इन चीज़ों से पहले क्या लगता है, इन लगता है, बहुत ही बेसिक बात है। और देखो इनटू कहाँ पर लगता है, इनटू लगता है बाहर से अंदर जाने की अवस्था को दिखाता है। बाहर से जो क्या होता है अंदर जाता है, उसमें क्या लगता है, इनटू लगता है। या अवस्था परिवर्तन को दिखाता है, चेंज को दिखाता है, किसी भी स्टेट के चेंज को दिखाता है। इसी उसकी स्टेट मतलब स्थिति, स्थिति अवस्था में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। और या किसी भी सिचुएशन हो गया, एक्टिविटी हो गया, ट्रेड हो गया, ग्रुप हो गया, उसको जोड़ने के लिए। जैसे देखो एग्जाम्पल्स आपको और अच्छा समझ में आएगा। क्या लिखा हुआ है देखो, द टायर्ड मैन फेल इन टू अ डीप स्लीप। जो टायर्ड मैन है, ठीक है, टायर्ड मैन मतलब जो मैन क्या था, बहुत ज़्यादा थका हुआ था तो फेल इन टू अ डीप स्लीप, तो क्या होगा, बिल्कुल गहरी नींद में सो गया। द मैजिशियन टर्न्ड शुभम इंटू पीजन। मैजिशियन ने क्या कर लिया, बिल्कुल चेंज कर दिया, उसको अवस्थाई में चेंज कर दिया। शुभम को क्या बना दिया, सीधा पीजन ही बना दिया। आई डू नॉट वॉन्ट टू गो इन टू दिस बिजनेस, ठीक है ना, मैं इस बिजनेस में नहीं जाना चाहता हूँ। दे डिवाइडेड या जम्प्ड इन टू द रिवर, ठीक है ना, तो बाहर से अंदर गए ना, पहले बाहर थे या फिर क्या, कहाँ चले गए, अंदर चले गए। दे जम्प्ड इन टू द रिवर टू सेव द ड्राउनिंग मैन। तो इस तरीके से, किस तरीके से, ऑफ और ओ डबल एफ ऑफ, बहुत ही बेसिक बात है। इन ऑफ, ओ ऑफ का यूज़ किस तरीके से, इन के लिए हो रहा है जो ऑलरेडी अंदर, आई एन इन का प्रयोग जो अंदर है उसके लिए हो रहा है। और ओ आई एन टी ओ इंटू का यूज़ किस लिए हो रहा है, जो बाहर से अंदर जा रहे हैं। नेक्स्ट वन देखो क्या लिखा हुआ है, ऑन, एक सेकेंड, नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ, ऑन, अपॉन, ओवर या अंडर। बहुत ही बेसिक बात है। देखो ओवर तो आपको पता ही होगा, देखो सबसे पहले ऑन, देखो ऑन तो आपको पता ही होगा, जो बिल्कुल किसी भी चीज़ के ऊपर है। द बुक इज़ ऑन द टेबल। ओवर होता है उसके ऊपर, अंडर होता है उसके नीचे। अंडर क्या होता है, उसके नीचे। अपॉन मतलब होता है कि जो कोई कूदता है, बाहर से कोई कूद करके उसमें जाता है, ठीक है ना। देखो जंप अपॉन द टेबल, जैसे यहाँ पर देखो इसके सेंस में समझो, वो तो टेबल के सेंस में था, ये टेबल है, ठीक है ना। अब ये पेड़ है, तो पेड़ के ये क्या हो जाएगा, अंडर नहीं हो जाएगा, ये आदमी पेड़ के अंडर है, ये आदमी पेड़ के क्या है, अंडर है। तो अंडर का सेंस इस सेंस में यूज़ हो जाता है, पेड़ के ठीक नीचे दिख रहे हो आप, ऐसे। अगला देखो, जैसे एग्जांपल समझो, देयर इज़ अ फैन ओवर यू। अ फैन ओवर यू मतलब यहाँ पर आप हो और आपके ऊपर ठीक है फैन है, इस तरीके से आपके ऊपर फैन है, तो फैन ओवर, ओवर का यूज़ के लिए ऊपर। द ब्रिज वॉज बिल्ट ओवर द रिवर, ये रिवर जा रही है, इसके ऊपर ब्रिज बना दिया गया, ओवर द रिवर। द कैट जम्प्ड अपॉन द रैट, जैसे रैट यहाँ पर था और कैट यहाँ पर थी, जम्प्ड अपॉन द रैट, ऐसे बाहर से ऊपर। द रिंग वॉज ऑन माई फिंगर, ठीक है ना, तो ऑन तो पता है, ऑन द टेबल, ऑन द बस, द रिंग इज ऑन माई फिंगर, ऑन माई हैंड, इस तरीके से बेसिक है। अगला देखो क्या लिखा हुआ है, एबव एंड बिलो। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, एबव एंड बिलो। देखो एबव का यूज़ कहाँ पर होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। एबव का यूज़ होता है जहाँ पर नंबर बताता है या हाइट में ज़्यादा या कंपैरिजन के सेंस में ही होता है, कोई भी एबव। अब देखो
बोलते नहीं कि अबव अबव योर हाइट कई बार बोलते भी हैं। और बिलो का यूज़ क्या होता है यहाँ पर, नंबर या हाइट में क्या हो, कम हो, किसके सेंस में, कंपैरिजन सेंस में होता है। ये वाली बात याद रखना आप। कंपैरिजन पता है ना कि मैं उससे ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ, मैं उससे ज़्यादा टॉल हूँ, इस तरीके से बात नहीं करते, मैं उससे ज़्यादा स्मार्ट हूँ, मेरे मार्क्स उससे ज़्यादा आते हैं, इस तरीके से कंपेरिजन जब हो रहा होता है तो वही चीज़ दिखा रहा है। अबव और बिलो क्या बताता है, कंपैरिजन बताता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ये स्टैंडर्ड है, ये अबव है और ये बिलो है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है, ही अर्न्स, अब देखो नंबर के सेंस में आ गया ना, ही अर्न्स ओवर नहीं हो, ही अर्न्स अबव 10,000 अ मंथ। मैनी पीपल लिव बिलो पॉवर्टी लाइन, मैनी पीपल लिव बिलो पॉवर्टी लाइन, ठीक है ना। तो ये भी क्या बता रहा है, एक नंबर ही तो बता रहा है कि बहुत सारे लोग क्या पॉवर्टी लाइन के नीचे रहते हैं। या देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या क्या लिखे हुए, ओवर एज, ओवरवेट, अंडरवेट, इस तरीके से कई बार चीज़ें इनके साथ भी यूज़ हो जाती हैं। अगला देखो, नेक्स्ट वन क्या लिखा हुआ है, बिटवीन वर्सेस एमंग, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही, ये देखो आपको बहुत बेसिक लग रहा होगा, इन, ऑन, ओवर, अंडर, अबव, बिलो। अब देखो स्टार्टिंग में तो थोड़ा बेसिक बेसिक आएंगे, आएंगे नहीं आएंगे। अगला देखो बिटवीन और एमंग, ये भी आपको पता होगा कि बिटवीन का यूज जनरली दो के लिए किया जाता है और एमंग का प्रयोग जनरली दो से ज़्यादा के लिए किया जाता है। जैसे द टीचर डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स एमंग देम, अब बहुत सारे बच्चे हैं तो टीचर ने जो मिठाइयाँ बांटी वो सबको बांट दी, ठीक है ना। द मैच विल बी प्लेड बिटवीन इंडिया एंड साउथ अफ्रीका, अब दो होगा तो क्या हो जाएगा, जो मैच खेला गया वो इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच खेला गया। जब दो वर्ड अलग अलग प्रिपोजिशन लें तो कंबाइंड सेंटेंस में दोनों प्रिपोजिशन लिखने पड़ेंगे। जब भी दो वर्ड्स होते हैं अगर वो अलग अलग प्रिपोजिशन लेते हैं तो जो कंबाइंड सेंटेंस होता है उसमें दोनों प्रिपोजिशन क्या होते हैं, आपको लिखने पड़ जाते हैं, ठीक है। जैसे क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, साफ साफ लिखा हुआ है, सी इज़ सीनियर टू मी, सी इज़ टॉलर देन मी, सी इज़ सीनियर टू एंड टॉलर देन मी। ये तो मैंने आपको किस में बताया, एडजेक्टिव में बताया हुआ था। सीनियर के साथ क्या आता है, टू आता है, देन नहीं आता है। सीनियर, जूनियर, इन्फीरियर, सुपीरियर, एक्सटीरियर, पोस्टीरियर। और टॉलर ई आर वाले जो होते हैं, टॉलर, टॉलेस्ट, इस तरीके से नहीं होता है, गुड, बेटर, बेस्ट, इनमें क्या लगता है, देन लगता है कंपैरिजन में। तो सी इज टॉलर देन मी, और दोनों आगे तो सी इज सीनियर के साथ टू और टॉलर के साथ देन, तो अपना अपना प्रिपोजिशन अपने अपने साथ लगेगा। वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है, वाली बात याद रखना, ठीक है। अगला देखो, अगेंस्ट, नाम में लिखा हुआ अगेंस्ट है तो अगेंस्ट क्या हो जाएगा, इन अपोजिशन बताने के लिए, किसी भी चीज़ के अपोजिशन में बताने के लिए, मतलब विपरीत में बताने के लिए अगेंस्ट में कोई चीज़, या अगेंस्ट का मतलब नफरत करना भी होता है, नेगेटिव वर्ड होता है ये। या इन कॉन्टैक्ट विद अपोजिट फोर्स जो लगाता है, कॉन्टैक्ट में अपोजिट फोर्स लगाने के सेंस में किया जाता है। अब देखो एग्जांपल देखो, 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। क्या लिखा हुआ है एग्जांपल, साफ लिखा हुआ है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू स्विम अगेंस्ट द करंट। अगेंस्ट द करंट मतलब करंट के विरुद्ध, करंट अगर नीचे की ओर जा रही है, करंट मतलब पानी वाली करंट, करंट ऑफ वाटर, ठीक है ना, पानी की धारा, पानी की धारा अगर नीचे की तरफ जा रही है, उसको ऊपर की अगर आप स्विमिंग जानते होंगे तो आपको पता होगा उसको ऊपर जो स्विम करना होता है वो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, काफ़ी डिफिकल्ट होता है नदी में या समुद्र में कहीं पर भी, ठीक है। और आई एम अगेंस्ट टेररिज्म, तो टेररिज्म के मैं क्या हूँ, अगेंस्ट हूँ। तो किस तरीके से देखो अगेंस्ट का यूज़ चल रहा है, बहुत ही बेसिक है। अब देखो अभी हमने बिटवीन और एमंग पढ़ा, अब देखो अब क्या है एमंग, अब क्या है एमंग और एमंगस्ट में भी अंतर होता है, थोड़ा सा अंतर होता है। देखो क्या अंतर होता है, देखो दोनों का प्रयोग दो से अधिक के लिए करते हैं, बिटवीन का प्रयोग किसके लिए करते हैं, जल्दी बोलो, दो के लिए, और दो से ज़्यादा होगा तो एमंग और एमंगस्ट दोनों का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यदि इनके बाद वाक्य में द आता है तो किसी का भी प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन इनके बाद अगर वोवेल से प्रारंभ होने वाला शब्द है तो एमंगस्ट का प्रयोग ही क्या आता है। अब देखो क्या बोलना चाह रहा है, सबसे पहले आप समझो बिटवीन का यूज़ कितने के लिए, दो के लिए, दो से ज़्यादा के लिए किसका, एमंग और एमंगस्ट का। और बस एक ही बात याद रखनी है आपको, अगर इनके बाद अगर वोवेल आया हुआ है, क्या आया हुआ है, वोवेल आया हुआ है, तो 100% एमंगस्ट का यूज़ होगा। जैसे यहाँ पे देखो एमंगस्ट अस, यू वोवेल आ गया ना यू, तो हमेशा किसका यूज़ होगा, एमंगस्ट का यूज़ होगा। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, द पुअर, तो वोवेल तो आया नहीं, वोवेल नहीं आया तो एमंग भी सही है और एमंगस्ट भी सही है, दो से अगर ज़्यादा की बात हो रही है तो। ही डिस्ट्रीब्यूटेड द पेन्स, पेन बांटी उसने, बहुत सारे लोगों ने बांटी, तो एमंग बोल दो एमंग्स बोल दो, दोनों सही है। द पुअर, ही डिस्ट्रीब्यूटेड द कॉफ़ीज़, ठीक है ना, किसमें, एमंग्स्ट अस, क्योंकि वोवेल आ गया तो वोवेल के साथ हमेशा क्या आएगा, एमंग्स्ट आएगा। ये वाली बात, बस यही बात याद रखनी है आपको। बिटवीन का यूज़ दो के लिए, दो से ज़्यादा के लिए एमंग और एमंग्स्ट दोनों का यूज़, लेकिन अगर केवल इन वर्ड के बाद, एमंग और एमंग्स्ट वर्ड के बाद वोवेल आया हुआ है तो केवल क्या होगा, एमंग्स्ट का ही यूज़ होगा। क्या होगा, केवल एमंग्स्ट का ही यूज़ होगा वोवेल में। गॉट इट। नेक्स्ट वन देखो, रूल नंबर बहुत इंपॉर्टेंट, देखो इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट, ये मैंने पहले भी आपको
फिक्स प्रीपोजिशन में बताया हुआ था, या तो इन स्पाइट ऑफ बोलो या तो डिस्पाइट बोलो। ठीक है, तो वो आई होप आपने वो याद कर दिए होंगे, वो प्रीवियस वीडियो देखी होगी, उसको बार बार याद करना है, स्क्रीनशॉट खींचना है, रिवाइज करना है। देखो इसका मतलब होता है के बावजूद, डिस्पाइट के, हाँ ये तो मैंने पहले बता रखा, डिस्पाइट के बाद ऑफ नहीं आएगा, लेकिन इन स्पाइट के बाद ऑफ आएगा। क्या लिखा हुआ देखो, इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड, बहुत हार्ड उसने मेहनत करी, फिर भी वो क्या हो गया, फेल हो गया, ही फेल्ड। डिस्पाइट बीइंग रिच ही इज़ नॉट हैप्पी, डिस्पाइट बीइंग रिच ही इज़ नॉट हैप्पी। तो किस तरीके से चीज़ें चल रही हैं आप देख पा रहे होंगे। अब देखो यहाँ तक वैसे मैंने आपको प्रीपोजिशन, बहुत सारे प्रीपोजिशन क्या कर दिए ऑलरेडी मैंने आपको करा दिए हैं। कोशिश करूँगा अगर कुछ और भी हो एक्स्ट्रा, वैसे तो इतने भी अगर आप याद कर लो ना, ये रूल्स भी आप याद कर लो ना, ये बहुत ज़्यादा है, मोर देन इनफ है। इनको बस वही है कि रिवीजन करना है आपको, ऐसे नहीं कि आपने सोचा कि अरे हाँ अभी तो मुझे आ गया सर, अभी मुझे आ गया सर, और अभी मैंने एक हफ्ते बाद पूछा तो आप फिर भूल गए, अरे सर वो रिवाइज नहीं हुआ। तो यही नहीं होना चाहिए ना, यही तो मैं बार बार आपको हर वीडियो में कहता हूँ। एक बार हर कोई वीडियो देखता है, क्या आपने उसको 2 बार देखा, 3 बार देखा, तभी तो आपको चीज़ें रिटेन होंगी। रिटेन करने के लिए आपको रिवीजन इज़ द की, और टेस्ट तो लगाने हैं। वैसे भी मैं टेस्ट हर चैप्टर के लास्ट में तो देता ही देता हूँ आपको। तो आप अगर मेरी वीडियो रिवाइज करोगे तो टेस्ट तो आपको ऑटोमेटिकली लग ही जाएगा। ठीक है, तो आपको वीडियोस रेगुलर इंटरवल पर दिखते रहनी है, रिवाइज करते रहना है, रिवाइज इज़ द की। अब देखो मैं आपके लिए कुछ लेकर के आ रखा हूँ, ये लेकर के आ रखा हूँ एक्सरसाइज, आप दिख रहा होगा, इसमें बहुत सारे मैं फिल इन द ब्लैंक्स टाइप में लेकर के आ रखा होता हूँ। फिल इन द ब्लैंक से क्या होता है, फिल इन द ब्लैंक से ये हो जाएगा ना कि आपको एक प्रॉपर वो मिल जाएगा कि भाई मैं इन जो प्रीपोजिशन मैंने अभी पढ़े हैं, मैं इनको कर पा रहा हूँ नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो आप इसको ऐसा भी सोच लो कि आपके लिए क्या है, एक क्विक रिमाइंडर है कि देखते हैं कि अगर आपने अभी मैंने थोड़ा सा पढ़ा है, कुछ मैंने कल पढ़ा देते, कुछ मैंने उससे पहले पढ़ा देते, प्रीपोजिशन मैंने ऑलरेडी पढ़ाए हुए हैं आपको। ठीक है, प्रीपोजिशन ही चल रहा है अभी इस वीक, तो आप देखो कि आपको कितने इनमें से कितने प्रीपोजिशन आते हैं नहीं आते हैं, इससे आपको क्या हो जाएगा, एक टेस्ट टाइप का हो जाएगा। तो चलिए आज के टेस्ट को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि इन क्वेश्चंस में से आप कितने क्वेश्चन का आंसर सही कर पाते हो। जिससे क्या हो जाएगा, आपका चेक भी हो जाएगा कि आपको चीज़ें आ रही हैं नहीं आ रही हैं, क्या आप चीज़ों को समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो। तो पहले मैं आपको ये 4 क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये 4 क्वेश्चन आप देखो, आराम से पढ़ो और समझो, और देखो कि भाई इन 4 क्वेश्चंस में से आप कितने क्वेश्चंस कर पा रहे हो, फिर आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, पहले क्या लिखा हुआ है, बहुत ही ईजी होंगे, ऐसे नहीं कि मैं बहुत डिफिकल्ट लेकर रखा हूँ, ईजी लेकर रखा, मतलब बेसिक चीज़ें लेकर के रखा हूँ, ज़्यादा एडवांस नहीं है। माई व्यूज़ आर डिफरेंट, ये तो नाम में ही पढ़ के लग रहा होगा आपको, क्या हो जाएगा, माई व्यूज़ आर डिफरेंट डैश योर्स। दूसरे का क्या है, द फार्मर सफर्ड बिकॉज द मॉनसून डिड नॉट अराइव। आगे क्या लिखा हुआ है, आवर फ्लैट इज डैश द सेकेंड फ्लोर। फोर्थ क्या लिखा हुआ है, द ब्रेव यूथ इमीडिएटली जम्प्ड द रिवर टू सेव द ड्राउनिंग चाइल्ड। बहुत ही बेसिक है, आई होप आपको चीज़ें आ गई होंगी, आप आराम से करो। अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर थोड़ा सा टाइम दे दो, तो आप वीडियो को यहाँ पर क्या कर सकते हो, पॉज कर सकते हो, वरना देखो मैं आपको बता रहा हूँ। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, माई व्यूज़ आर डिफरेंट। जल्दी बताओ डिफरेंट के साथ क्या होता है, ये कोई प्रीपोजिशन की एरर ही नहीं है, ये तो आप जितनी बार पढ़ते हो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के एरर में बता रहा हूँ। ठीक है, जितनी आप पढ़ोगे चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली आने लग जाएंगी। तो क्या होता है डिफरेंट के साथ, माई व्यूज़ आर डिफरेंट from yours. The farmer suffered because the monsoon did not arrive. क्या हो जाएगा बताओ, The farmer suffered because the monsoon did not arrive on time. Our flat is dash the second floor of the building. क्या हो जाएगा इसका आंसर, Our flat is on the second floor of the building. फोर्थ का आंसर बताओ क्या था, द ब्रेव यूथ इमीडिएटली जम्प्ड डैश द रिवर टू सेव द ड्राउनिंग चाइल्ड। अभी मैंने आपको बता दिया था, द ब्रेव यूथ इमीडिएटली जम्प्ड इनटू द रिवर टू सेव द ड्राउनिंग चाइल्ड। अब आपको देखना है 5, 6, 7, 8, अगले 5, 6, 7, 8 अगले 4 क्वेश्चन का आंसर देखो, आराम से पढ़ो। ये लिखा हुआ है, द ट्रेन इज अराइविंग डैश प्लेटफॉर्म नंबर 5, let us sit down the shade of the tree for some time. My father lives dash Kondapur, a small village dash Andhra Pradesh. I stayed in Mumbai dash 8 years. बहुत ही बेसिक एरर है, आराम से बताओ पहले का आंसर क्या हो जाएगा। देखो पहले का आंसर हो जाएगा, द ट्रेन इज अराइविंग एट प्लेटफॉर्म नंबर 5। 6 का आंसर क्या हो जाएगा, लेट अस सिट डाउन
लेट अस सिट डाउन वेयर, अभी मैंने डायग्राम भी दिखाया था आपको, लेट अस सिट डाउन बिलो द शेड ऑफ द ट्री फॉर सम टाइम। माई फादर लिव्स, कहाँ पर? माई फादर लिव्स एट कोंडापुर इन स्मॉल विलेज इन आंध्र प्रदेश। बिग स्मॉल का मैंने बताया था आपको प्रिपोजिशन। आई स्टेड इन मुंबई, आई स्टेड इन मुंबई फॉर 8 years। अगला आपको बताना है 9 और 10th का आंसर बताना आपको, ठीक है? क्या लिखा हुआ है? द बॉयज डैश whom I was playing are all my good friends। और लास्ट वन इज कल्पना हैज नो पेपर टू राइट। तो आपको 8th और 9th का आंसर बताना है, बहुत ही बेसिक है। क्या हो जाएगा? द बॉयज डैश whom I was playing are all my friends। The boys with whom, अरे, the boys with whom I was playing are all my friends। Kalpana was no paper to write, sorry, Kalpana has no paper to write on, ठीक है ना? तो इस तरीके से, किस तरीके से मैंने आपको ये आपको 10 क्वेश्चंस बता दिए हैं। तो ये आपका हो चुका है प्रीपोजिशन चैप्टर कंप्लीट। तो किस तरीके से हमने प्रीपोजिशन चैप्टर के बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ी, आपने देखा होगा। देखो, प्रीपोजिशन चैप्टर वैसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें जो स्टार्टिंग वाली वीडियो मैंने कराई ना, पहली वीडियो जो मैंने कराई, जब मैंने आपको कुछ फिक्स प्रीपोजिशन बताए, वो चार्ट भी आपको क्या करना है, प्रॉपर याद रखना है, पूरा का पूरा याद करना है उसको। देखो, बार बार बोल रहा हूँ, बार बार इसी चीज़ पे इंफेसिस दे रहा हूँ, रिवीजन करते रहना है। बस एक बार वीडियो देख करके छुट्टी नहीं करनी है। फिर बच्चे बार बार बोलते हैं कि सर मैं तो भूल गया, सर मैं तो भूल गया, सर मेरे मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहे हैं, सर मेरे मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहे हैं। जो भी आपको डेली टारगेट दिया जाता है, कम से कम मेरे सब्जेक्ट का तो, क्योंकि मैं रेगुलर वीडियो डालता हूँ इंग्लिश की, तो कम से कम मेरे सब्जेक्ट का तो आप कम से कम ऐसा बना दो कि भाई मैं रेगुलर पढ़ूंगा। देखना 3-4 महीने में, 5 महीने में आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। तो आपको ये प्लीज़ बनाए रखना है, कम से कम मेरे सब्जेक्ट में तो अच्छे मार्क्स लेकर के आओ आप, ठीक है? तो और कोई भी डाउट होता है तो मैं बार बार बोलता हूँ आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। कोई भी डाउट होता है अगर आपको, तो आपको कमेंट सेक्शन में लिख देना है, वरना आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन किया ही होगा, उसमें भी आप लिख सकते हो, ठीक है? तो किसी भी डाउट से रिलेटेड आप पूछ सकते हो। और रिवीजन के बारे में मैंने बता दिया आपको, डाउट के बारे में मैंने आपको बता दिया, और पीडीएफ के बारे में बच्चे बोल रहे थे, पीडीएफ मैं ऐप पर अपलोड करा दूंगा दोबारा, वैसे हमने कर दी थी वो, तो दोबारा अपलोड करा दूंगा, और टेलीग्राम चैनल पर भी मैं दोबारा अपलोड करा दूंगा पीडीएफ, ठीक है? और बार बार बता ही रहा हूँ कि कोई भी डाउट होता है आपको, किसी भी चीज़ से प्रॉब्लम अगर आपको हो रही है, तो आपको वो कमेंट सेक्शन में, यूट्यूब का कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, वरना आप जो हमारा ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें भी आप डाउट के बारे में क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, ठीक है? कोई भी किसी भी चीज़ से अगर आप रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आई होप आपने चीज़ें करी होंगी। तो बार बार बोल रहा हूँ, रिवीजन प्लीज़ करते रहना। ऐसे नहीं कि अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप पुराने सब भूल गए, नाउन भूल गए, प्रोनाउन भूल गए, एडजेक्टिव भूल गए, एडवर्ब भूल गए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सब भूल गए, आप पीछे का कुछ ही याद नहीं रह गया होगा, ठीक है? तो वो प्रॉपर याद करना है। और वोकैबुलरी मैंने कंप्लीट पढ़ा दिया, उसको भी प्रॉपर रिवाइज करते हो। उसमें मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स बताए हुए हैं, रूट वर्ड बताया हुआ, इमेजेस लगाई हुई हैं, तो उसके थ्रू भी प्रॉपर क्या अपनी प्रिपरेशन करते रहो। सो आज के लिए फिर इतना ही। दैट्स ऑल फॉर द डे। स्टे ट्यून फॉर मोर अपडेट्स लेटर अनदर डे। थैंक यू फ्रेंड्स। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गोल्डन एजुकेशन। आज है हमारी प्रिपोजिशन की एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास। आपको पता ही है कि हम प्रिपोजिशन चैप्टर पढ़ रहे हैं। इसमें मैंने आपको कंप्लीट प्रिपोजिशन की डेफिनेशन क्या होती है, प्रिपोजिशन के क्या क्या यूजेस होते हैं, क्या क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं, कितने टाइप्स के प्रिपोजिशन होते हैं, क्या क्या उनके यूसेज होते हैं, मैंने आपको कंप्लीट पढ़ा दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हुई है तो उन वीडियोज़ को आप प्लेलिस्ट पर जा करके देख सकते हैं। मैंने एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है उस पर। और ग्रामर से रिलेटेड अगर आपको किसी भी चैप्टर से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है तो मैंने ऑलरेडी बहुत सारे चैप्टर अपलोड करा दिए गए हैं, उनके वो भी आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। चाहे नाउन हो, प्रोनाउन हो, एडजेक्टिव हो, एडवर्ब हो, सब्जेक्ट हो, एग्रीमेंट हो, और प्रीपोजिशन तो चल ही रहा है। और मैंने वोकैबुलरी की भी बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी अपलोड करा रखी हैं, मैराथन वीडियो भी अपलोड कर रखी है, तो आप उनको भी देख सकते हो। उसमें मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी जो प्रीवियस ईयर में पूछी जा चुकी हैं, रूट वर्ड से रिलेटेड तथा इमेजेस के थ्रू मैंने आपको कंप्लीट पढ़ाया गया है, ताकि आपको अच्छे तरीके से रिमेंबर या फिर रिकॉग्नाइज चीज़ें हो सके। तो चलिए आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट। देखो, आज मैं आपके लिए लेकर के आ रखा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस। कितने क्वेश्चन लेकर के आ रखा हूँ मैं? 25 क्वेश्चन। अब देखते हैं कि आपको प्रीपोजिशन चैप्टर आता है या नहीं है।
आपको एक टारगेट बनाना है कि मेरे को ये कंप्लीट मॉक टेस्ट देना है 25 क्वेश्चन का। देखते हैं इन 25 क्वेश्चन में से आप कितने नंबर लेकर आ पाते हो। क्या आप 15 प्लस लेकर आ पा रहे हो, क्या आप 20 प्लस लेकर आ रहे हो, या आप 25 आउट ऑफ 25 लेकर आ रहे हो। देखते हैं। अगर आपको जितने भी अगर आप राइट आंसर देते हो तो आपको +1 मार्क्स कर देना अपने, और अगर आपका रॉन्ग आंसर है तो आपको आपने -0.5 डिडक्ट कर देना अपने। ठीक है, तो आपको रूल समझ में आ गया होगा। सही में 1 नंबर दे देना है और गलत में आधा नंबर अपना अपना जो है वो काट देना है या फिर माइनस कर देना है। तो 25 क्वेश्चंस में से देखते हैं आपके कितने मार्क्स आते हैं। क्या कोई ऐसा स्टूडेंट बनता है जिसके 25 आउट ऑफ 25 आते हैं। अगर आपको चीज़ें ऑलरेडी प्रिपरेशन चैप्टर आता है, आपको लगता है कि नहीं मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं, मुझे ऑलरेडी आता है। अगर आपको लगता है नहीं यार मुझे तो कुछ आता ही नहीं प्रिपरेशन, मैंने तो पढ़ा ही नहीं है, तो आप प्ले लिस्ट पर जाओ, एक बार वो वीडियोज़ देखो और देन आप यहाँ पर आ सकते हो। क्योंकि मैंने बार बार बोलता हूँ, दो चीज़ें हैं, एक चीज़ प्रैक्टिस करना और दूसरी चीज़ रिवीजन करना मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। हर चैप्टर पे मैं फोकस करता हूँ, हर चैप्टर पे बार बार बताता हूँ, रिवीजन करते रहो, बार बार वीडियो को देखो कम से कम 2-3 बार, और हर 2 महीने में 3 महीने में जरूर देखो। और दूसरा टेस्ट, और टेस्ट तो मैं आपको कराता ही हूँ, आप खुद भी लगा सकते हो, और मैं हर चैप्टर पढ़ाने के बाद तो टेस्ट करता ही करता हूँ। ठीक है, तो आज हमारा प्रिपरेशन चैप्टर है। 25 क्वेश्चन में से देखते हैं आपके कितने मार्क्स आते हैं। आपको एक टारगेट बना के चलना है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेकर के आऊँगा। अगर आपको अभी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि यार प्रिपरेशन चैप्टर तो मेरा उतना अच्छा है नहीं, तो आप ऐसा करो, आप पहले वीडियोज़ को देख लो प्रिपरेशन की। अगर आपको लगता है नहीं, वैसे भी ये थोड़ा बेसिक है, उतना बिल्कुल एडवांस लेवल का नहीं पूछा गया है मैंने, क्योंकि उतना एडवांस लेवल की प्रिपरेशन पूछी जाती ही नहीं है, बेसिक लेवल की पूछी गई है, बेसिक और इंटरमीडिएट लेवल की है। अगर आपको लगता नहीं बेसिक इंटरमीडिएट तो मैं कर दूंगा, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। देखते हैं आपको ये 25 क्वेश्चन में से कितने आंसर आप कर पाते हो। तो सबसे पहले आपको ऑल द बेस्ट और बेस्ट ऑफ लक दोनों। तो चलिए हम आज की वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो आपके सामने क्वेश्चंस दिख रहे होंगे, पहले 5 क्वेश्चन दिख रहे होंगे। आप आराम से इन 5 क्वेश्चंस को पढ़ो और करो। वैसे मैं भी आपको पढ़ के बताऊंगा, और अगर आपको लग रहा है मैं थोड़ा तेज कर रहा हूँ तो आप वीडियो को पॉज करके ट्राई कर सकते हो। तो पहले क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, वी आर वेरी एक्साइटेड डैश आवर ट्रिप टू स्पेन नेक्स्ट वीक। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा बताओ। वी आर वेरी एक्साइटेड डैश आवर ट्रिप टू स्पेन नेक्स्ट वीक, और ये 4 आपके क्या है ऑप्शन, एट, विद, अबाउट या ओवर। वी आर वेरी एक्साइटेड क्या हो जाएगा, वी आर वेरी एक्साइटेड अबाउट। एक्साइटेड क्या होता है, अबाउट। वी आर वेरी एक्साइटेड अबाउट आवर ट्रिप, अपनी ट्रिप के बारे में, टू स्पेन नेक्स्ट वीक, जो नेक्स्ट वीक हम स्पेन जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन का आंसर बताओ। आई एम वेरी फॉन्ड डैश ड्रिंकिंग ग्रीन टी, क्या हो जाएगा इसका आंसर। आई एम वेरी फॉन्ड डैश ड्रिंकिंग ग्रीन टी। आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ होता नहीं होता है, ये फ्रेजल वर्ब होती हैं, कुछ फिक्स प्रिपरेशन होता है, आपको पता होना चाहिए। एक्साइटेड अबाउट, फॉन्ड ऑफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, ऑलमोस्ट ऑल पॉलिटिशियंस वर इन्वॉल्व्ड डैश द स्कैंडल। ऑलमोस्ट ऑल पॉलिटिशियंस वर इन्वॉल्व्ड in, at, with या from। ऑलमोस्ट ऑल पॉलिटिशियंस वर इन्वॉल्व्ड क्या हो जाएगा, आराम सोचो। इन्वॉल्व्ड क्या होता है, इन्वॉल्व इन द स्कैंडल, फॉन्ड ऑफ, इन्वॉल्व इन, एक्साइटेड अबाउट। ये आपने कई चीज़ें, अगर आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करते हो तो उसमें भी आपको पता होगा, 12 पढ़ते हो तो आपको लग रहा होगा हाँ फॉन्ड ऑफ होता है, इन्वॉल्व्ड इन होता है, एक्साइटेड अबाउट होता है। तो ये फिक्स प्रिपोजिशन है, आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या हो जाएगा, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड डैश। आपके माइंड में आ गया होगा इसका आंसर बिना ऑप्शन के ही। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड डैश हैविंग अ मीटिंग विद यू नेक्स्ट वीक, क्या हो जाएगा। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, ये फ्रेज होता है, बार बार एडवांस वर्ब में भी आता है फ्रेज। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हैविंग अ मीटिंग विद यू नेक्स्ट वीक। और आपका 5th क्वेश्चन है, एट द मोमेंट सी इज रिकवरिंग डैश हर इंजरीज, क्या हो जाएगा इसका आंसर, एट, ऑफ, फ्रॉम या विद। एट द मोमेंट सी इज रिकवरिंग क्या हो जाएगा, एट द मोमेंट सी इज रिकवरिंग, आराम सोचो। फ्रॉम क्या होता है, रिकवर फ्रॉम, ये तो आपने बार बार सुना भी होगा, रिकवर फ्रॉम, रिकवर फ्रॉम। सी इज रिकवरिंग फ्रॉम हर इंजरीज, सी इज रिकवरिंग फ्रॉम हर इंजरीज। अब आपका है क्वेश्चन नंबर 6 to 9 का आंसर देना है आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो क्या लिखा हुआ है। आई एम ड्रीमिंग डैश बिकमिंग अ फेमस साइंटिस्ट वन डे, फॉर, विद, अबाउट या इनटू।
आई एम ड्रीमिंग, क्या हो जाएगा, आई एम ड्रीमिंग, क्या होता है ड्रीम, बताओ, ड्रीम फॉर, ड्रीम विद, ड्रीम अबाउट, ड्रीमिंग टू, आई एम ड्रीमिंग, आई एम ड्रीम अबाउट, क्या होता है ड्रीम अबाउट। ये फिक्स प्रीपोजिशन याद रखने हैं आपको, इन 25 क्वेश्चन से आपको ना फिक्स प्रीपोजिशन पता चल जाएंगे। जैसे जैसे हमने इससे पहले पढ़े, इनके साथ ये लगता है, रेयर केस है, कुछ और लगेगा, एक्साइटेड अबाउट, जैसे यहाँ पर क्या लगेगा, एक्साइटेड अबाउट, फॉन्ड ऑफ, ठीक है ना, इन्वॉल्व्ड इन, लुकिंग फॉरवर्ड टू, रिकवर फ्रॉम, इस तरीके से ये भी चीज़ें आपको याद हो जाएंगे। 12 पढ़ोगे तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ें भी आपको क्या हो जाएंगी, याद हो जाएंगी। तो इस तरीके से ड्रीम क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होता है मैंने, ड्रीम अबाउट, आई एम ड्रीमिंग अबाउट बिकमिंग अ फेमस साइंटिस्ट वन डे। क्या होता है, बोलो मुझे बाहर बोलो, ड्रीम अबाउट। माई कजन इज मैरिड, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताओ, माई कजन इज मैरिड डैश अ फेमस अमेरिकन, क्या होता है मैरिड के साथ क्या आता है, जल्दी बताओ, माई कजन इज मैरिड टू, मैरिड के साथ क्या आता है, टू, माई कजन इज मैरिड टू, माई कजन इज मैरिड टू अ फेमस अमेरिकन, आई एम रिस्पॉन्सिबल डैश ट्रेनिंग द न्यू रिक्रूट्स, आई एम रिस्पॉन्सिबल, बार बार ये तो आपने सुना ही होगा, बहुत ही बेसिक एरर, क्या होता है रिस्पॉन्सिबल के साथ, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रेनिंग द न्यू रिक्रूट्स, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रेनिंग द न्यू रिक्रूट्स। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताओ, मैनी पीपल टुक एडवांटेज, मैनी पीपल took advantage dash the low prices offered by the new shop, my many people took advantage, took advantage क्या हो जाएगा, बहुत ही बेसिक है 9th वाले का, many people took advantage of, बोलते नहीं टेक एडवांटेज ऑफ, took advantage of, many people took advantage of the low prices offered by the new shop। 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 to 14 का आंसर बताओ, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 to 14 का आंसर बताओ, क्या लिखा हुआ है, आई एम नॉट क्वाइट सेटिस्फाइड अबाउट, सॉरी आई एम नॉट क्वाइट सेटिस्फाइड डैश द एग्जाम रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताना आपको, आई एम नॉट क्वाइट सेटिस्फाइड, क्या हो जाएगा, आई एम नॉट, सॉरी आई, वो तो मैं कह रहा हूँ क्या हो रहा है, आई वॉज नॉट क्वाइट सेटिस्फाइड विद, क्या हो जाएगा, सेटिस्फाई के साथ क्या आता है, विद आता है। तो ये आपको फ्रेज याद रखने हैं, बार बार बोलने हैं, ये आपको वैसे भी काम आएंगे, 25 फ्रेजेज हैं, ठीक है। आई एम नॉट क्वाइट सेटिस्फाइड विद द एग्जाम, तो सेटिस्फाई के साथ क्या आता है, विद आता है, सेटिस्फाई विद, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद यू, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द एग्जाम रिजल्ट। तो अभी देखो आप, अभी मैंने 10 क्वेश्चन करा दिए हैं, तो देखो अभी आप इवेल्युएट करो कि 10 क्वेश्चन में से आपके कितने सही हैं, कितने गलत आ रहे हैं, क्या आप कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। मैंने बता दिया है, राइट क्वेश्चन में आपको 1 मार्क्स देने हैं और रॉन्ग क्वेश्चन में आपको 0.5 मार्क्स अपने क्या कर देने हैं, डिडक्ट कर देने हैं। तो ये चीज़ें बार बार इनको रिवाइज़ करना है, बार बार पढ़ना है, इससे आपको फ्रेजल वर्ब भी पता चल रही हैं। सेटिस्फाई के साथ विद आता है, फॉन्ड के साथ क्या आता है, फॉन्ड के साथ ऑफ आता है, एक्साइटेड अबाउट होता है जो मैंने इससे पहले बताया आपको, इन्वॉल्व्ड इन होता है, और क्या कहते हैं रिकवरिंग फ्रॉम था, नहीं था रिकवर फ्रॉम, ड्रीम के साथ अबाउट आ रहा था। तो इस तरीके से मैंने कितनी सारी चीज़ें बताई आपको। अगला बताओ 11th का, द प्रेजिडेंट वॉज थैंकफुल डैश एवरी वन हु हेल्प्ड इन द चैम्पियन, द प्रेजिडेंट वॉज थैंकफुल डैश एवरी वन हु हेल्प्ड इन द कैंपेन, सॉरी, द प्रेजिडेंट वॉज थैंकफुल फॉर, थैंकफुल के साथ क्या आता है, तो बहुत ही बेसिक, आपने सुना भी होगा, बार बोलता है थैंकफुल फॉर, आई एम थैंकफुल फॉर डैश, आई एम थैंकफुल फॉर ये, ठीक है ना। तो द प्रेजिडेंट वॉज थैंकफुल फॉर एवरी वन हु हेल्प्ड द कैंपेन, हु हेल्प्ड द कैंपेन। क्वेश्चन 12 का आंसर बताओ, क्या लिखा हुआ है, एवरी वन इन दिस टाउन विल बेनिफिट डैश द न्यू हॉस्पिटल, एवरी वन इन दिस टाउन विल बेनिफिट, क्या हो जाएगा, एवरी वन विद इन दिस टाउन विल बेनिफिट फ्रॉम द न्यू हॉस्पिटल। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताओ, फॉर 2 full days द मैन वॉज फाइटिंग डैश हिज लाइफ, क्या हो जाएगा, फॉर 2 full days द मैन वॉज फाइटिंग, क्या हो जाएगा, 13 का आंसर बहुत ही बेसिक है, फॉर 2 full days द मैन वॉज फाइटिंग, क्या होता है, 12 बोलते हैं, बोलो मुझे बात तो मैंने खुद ही निकल के आ जाएगा, फाइट 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 फॉर, फाइट फॉर कहाँ है, फाइट फॉर होता है, फाइट अब फाइट विद फाइट एट नहीं होता, फाइट फॉर योर लाइफ, फाइट फॉर हिज लाइफ। For 2 full days, the man was fighting for his life. Question 14 का आंसर बताओ, क्या लिखा हुआ है,
माई डैड shouted dash me because I didn't do what he want। क्या हो जाएगा इसका आंसर? My dad shouted, बार बार बोलते हुए shout, don't shout at me, don't shout at me, ऐसा आपने सुना भी होगा। don't shout at होता है। अब देखो कई चीज़ें ना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। वो कैसा आएगा, वो हम डेली टारगेट में आपको देते हैं कि आप न्यूज़पेपर पढ़ो, मैगजीन्स पढ़ो, आप क्या पढ़ो, नोवेल्स पढ़ो, तो इससे क्या हो जाएगा, आपका कॉम्प्रिहेंशन बहुत अच्छा होगा। देखो हर चीज़ आप सोचोगे एरर आएगी, एरर एरर रूल से रिलेटेड होगा, नहीं रूल से रिलेटेड नहीं होता है। कुछ चीज़ें रूल से रिलेटेड होती हैं, कुछ चीज़ें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड होती हैं, कुछ चीज़ों में नो एरर होता है, कुछ चीज़ों में वोकैबुलरी वाली एरर होती है। हर चीज़ का मिक्सचर होता है। ऐसे नहीं सोचना है कि आपको कि नहीं बस रूल पढ़ो और हो जाएगा, नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी अच्छा होना चाहिए। तो शाउट के साथ क्या आता है, एट आता है। द मैन शाउटेड एट, बार बार पढ़ोगे, अभी रटना नहीं है, एक बार तो पढ़ लो फटाफट। जैसे मैं बोल रहा हूँ शाउट एट, फाइट फॉर, नहीं होता था, बेनिफिट फ्रॉम, इस तरीके से, ठीक है, या थैंकफुल फॉर, सेटिस्फाइड विद। तो एक तो इस तरीके से पढ़ते रहो, और दूसरा बार बार आप जब रीडिंग करते रहोगे ना, न्यूज़पेपर पढ़ोगे आप या नोवेल पढ़ोगे, तो आपको ये चीज़ें बीच में मिलते रहेंगी, तो आपको एक फ्लो बन जाएगा कि अच्छा इनके साथ तो यही आता है। फॉन्ट के साथ क्या आता है, आई एम फॉन्ड ऑफ, ठीक है ना, तो फॉन्ट के साथ तो ऑफ ही आता है। तो इस तरीके से चीज़ें चलती रहेंगी आपकी, मैरिड टू, मैरिड टू, मैरिड टू, इस तरीके से। तो आपके माइंड में वो वैसे रहेगा कि अच्छा लुक फॉरवर्ड टू, लुक फॉरवर्ड एट कभी नहीं बोलोगे, विद कभी नहीं बोलोगे, आप हर में से बोलो लुक फॉरवर्ड टू। बार पढ़ोगे, फ्रेज पढ़ोगे, फ्रेज पढ़ोगे, आपके माइंड में ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन नंबर 14 तो कर दिया था। माई डैड शाउटेड क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 14 का मैंने बताया था, माई डैड शाउटेड एट, ठीक है, एट होगा उसका आंसर। 15 to 18 का आंसर बताओ। सी इंसिस्टेड डैश हेल्पिंग मी विद द डिशेज। सी इंसिस्टेड क्या हो जाएगा, डैश हेल्पिंग मी विद द डिशेज, क्या हो जाएगा, सी इंसिस्टेड मी। इंसिस्ट के साथ क्या आता है, अरे सॉरी गलती हो गई, सी इंसिस्टेड ऑन, सी इंसिस्टेड ऑन, इंसिस्ट ऑन होता है हमेशा, ठीक है। तो सी इंसिस्टेड ऑन हेल्पिंग मी विद द डिशेज। क्वेश्चन नंबर 15, ऑलमोस्ट ऑल कार कंपनीज आर डैश द इन्वायरमेंट। ऑलमोस्ट ऑल कार कंपनीज केयर, क्या केयर के साथ क्या आता है, बहुत ही बेसिक बात है, बोलते हुए बार बार, केयर क्या होगा, केयर फॉर, केयर एट, केयर अबाउट, केयर विद, क्या होता है, केयर अबाउट, केयर बोलो, केयर अबाउट। ऑलमोस्ट ऑल कार कंपनीज, ऑलमोस्ट ऑल कार कंपनीज केयर अबाउट द इन्वायरमेंट। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या है, वेयरिंग अ सीट बेल्ट कैन प्रोटेक्ट यू डैश, प्रोटेक्ट यू, प्रोटेक्ट के साथ क्या आता है, प्रोटेक्ट यू क्या, बीइंग किल्ड इन अ कार, क्या हो जाएगा, बहुत ही बेसिक, जल्दी बताओ। वेयरिंग अ सीट बेल्ट कैन प्रोटेक्ट यू, क्या हो जाएगा, प्रोटेक्ट यू फ्रॉम बीइंग किल्ड इन अ कार, फ्रॉम बीइंग किल्ड इन अ कार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताओ। 10 people were killed when a bus collided dash a car। 10 people were killed when a bus collided with a car। when a bus collided with a car हो जाएगा, क्या हो जाएगा, when a bus collided with a car। क्वेश्चन नंबर 19 20 का आंसर बताओ। 19 का क्या हो जाएगा, द कस्टमर्स केम टू द शॉप टू कैंपेन डैश, to complain dash their service। the customers came to the shop to complain। तो complain के साथ क्या आता है, बहुत ही बार बार हम बोलते हुए हैं complain, complain क्या आता है complain के साथ, the customers came to the shop to complain about their services, to complain about their services। our atmosphere consists dash oxygen, nitrogen and carbon dioxide। our atmosphere कंसिस्ट का तो बहुत ही बेसिक बात है, क्या आता है, बारह बोलते हुए कंसिस्ट ऑफ नहीं बोलते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ डैश थिंग, इट कंसिस्ट ऑफ दोज थिंग्स। तो अब हमारा जो एटमॉस्फेयर है कंसिस्ट करता है, कंसिस्ट ऑफ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन, नियॉन, इस तरह की चीज़ें, ठीक है। अब आपके पास आ चुके हैं लास्ट 5 क्वेश्चन। दो आप जो अभी तक मैंने 20 क्वेश्चन करा लिए हैं, तो देखो जरा इवैल्यूएट करो इन 20 क्वेश्चन में से कितने कर पाए आप, तो क्या कैसे लग रहे हैं आपको ये एरर्स, ठीक है। तो ये चीज़ें आने भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, याद रखना, हर चीज़ सोचोगे कि बस मैंने रूल पढ़ लिया और मुझे आ गया, नहीं कर पाओगे आप,
बार बार बता रहा हूँ, कई चीज़ें रूल से रिलेटेड होती हैं, कई चीज़ें रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन से रिलेटेड होती हैं, कई चीज़ें वोकैबुलरी से रिलेटेड होती हैं, कई चीज़ें नो एरर से रिलेटेड होती हैं। कुछ होता ही नहीं उसमें सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए आपके। तो ये 5 क्वेश्चन बचे हैं लास्ट के, देखते हैं आपको कितने आते हैं। वी डिसाइडेड डैश बाइंग अ न्यू कार। क्या हो जाएगा? वी डिसाइड अगेंस्ट विद एट या ऑफ, क्या हो जाएगा इसका आंसर? वी डिसाइडेड। तो क्या हो जाएगा? वी डिसाइडेड अगेंस्ट। पता है आपको यहाँ पर आएगा अगेंस्ट। वो काफ़ी ऑड लग रहा हो कि वी डिसाइडेड अगेंस्ट। हाँ, वी डिसाइडेड अगेंस्ट बाइंग द न्यू कार। प्रीपोजिशन में ऐसे होता है, कई चीज़ें ऐसा लगता है कि ये कैसे हो गया। मैनी चिल्ड्रन डिपेंड, ये तो बहुत ही बेसिक है यार, इतना तो ये तो पता ही होना चाहिए। तो कितनी बार बचपन से आपने सुना होगा मैनी चिल्ड्रन डिपेंड, ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैनी चिल्ड्रन डिपेंड ऑन, नहीं बोलते डिपेंड ऑन, डोंट डिपेंड ऑन योर पेरेंट्स नाउ, डोंट डिपेंड ऑन योर पेरेंट्स नाउ। मैनी चिल्ड्रन डिपेंड ऑन देयर पेरेंट्स फॉर मनी। ही ग्रेजुएटेड, ये भी बहुत ही बेसिक बात है, बार बार आपने बचपन से आज तक बार बार सुना होगा। ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम, नहीं बोलते बार बार। देखो कई चीज़ें आपको ऑलरेडी पता लग रही होंगी, जबकि आपने पढ़ा भी नहीं है, मतलब आपने रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में पढ़ा है वो चीज़ें, कहीं ना कहीं ये सुनी है। तो वही चीज़ें, हर चीज़ रूल के पीछे मत भागो। ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, द एडवर्टाइजिंग कैंपेन रिजल्टेड हंड्रेड्स ऑफ न्यू कस्टमर्स फॉर द कंपनी। क्या आ जाएगा इसका? टू फॉर अप या इन। बहुत ही बेसिक है, जल्दी बताओ। द एडवर्टाइजिंग कैंपेन रिजल्टेड, रिजल्ट के साथ क्या आता है? रिजल्टेड इन। रिजल्ट के साथ क्या आता है? इन। द एडवर्टाइजिंग कैंपेन रिजल्टेड इन हंड्रेड्स ऑफ न्यू कस्टमर्स फॉर द कंपनी। और आपका आज का जो है वो लास्ट क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एज अ साइंटिस्ट आई स्पेशलाइज डैश मरीन बायोलॉजी। एज अ साइंटिस्ट आई, क्या स्पेशलाइज के साथ क्या होता है? बार बार आपने सुना होगा आई स्पेशलाइज डैश, जल्दी बोलो, बोलने की कोशिश करो। आई स्पेशलाइज एट इन फॉर यू विद, आई स्पेशलाइज इन मरीन बायोलॉजी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका आंसर? इन हो जाएगा इसका आंसर। आई स्पेशलाइजेज इन द मरीन बायोलॉजी। तो किस तरीके से हमने देखो ये 25 क्वेश्चंस करी आपके लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आपको याद रखनी है बातें, मैं आपको 12 बता रहा हूँ। लेके तो मैं 50 भी लेके आ सकता था, लेकिन आपके लिए बहुत बर्डन हो जाता हूँ, इतने मैं कभी बर्डन वाली चीज़ें कराता ही नहीं हूँ। ठीक है, तो आपको हमेशा याद रखनी है चीज़ों को, 2 बातें। एक तो रिवीजन पे ध्यान देना है, प्रॉपर रिवाइज ध्यान देना है। दूसरा, रूल के पीछे नहीं भागना है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उतने पे डिपेंडेंट रहो आप। मोर देन इनफ है वो, मोर देन सफिशिएंट है। जो नोट्स से मैं पढ़ा रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 600 से 700 पेज की वो बुक है। उन बुक्स से, उस बुक से मतलब जो मेरे नोट्स हैं उन नोट्स से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैंने लगभग सारे कॉन्सेप्ट लिखे हुए हैं, और सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी करता हूँ। ठीक है, तो यह याद रखना, जो रिवीजन पे बात पे ध्यान देना, 2 से 3 बार वीडियो को देखना है। और अगली बात क्या करना है आपको करना है इम्पॉर्टेंट जो मेरे नोट्स हैं उनसे भी प्रॉपर अच्छे तरीके से रिवीजन तो करना ही करना है, वीडियो से भी रिवीजन करना है, नोट से भी रिवीजन करना है। आप बनाने को बना भी सकते हो, ठीक है, और वरना नोट्स तो आपको प्रोवाइड करा ही दिए गए हैं, चाहे वो ऐप पर हो चाहे वो टेलीग्राम चैनल पर हो। और मॉक भी लगाते रहना है, वरना मैं हर टेस्ट के बाद हर चैप्टर के बाद आपके लिए मॉक तो मैं लेके आता ही हूँ, चाहे कुछ हो जाए, मैं एरर जरूर लेके आता हूँ। ठीक है, आपके लिए कोई भी चैप्टर खत्म, इससे पहले भी मैंने आपको जो चैप्टर खत्म हुआ था प्रिपोजिशन का, तो वहाँ पर भी मैंने शायद आपको 10 या 15 एरर्स वहाँ पर भी लेके आया था मैं, 25 एरर मैं आज भी लेके आ गया हूँ आपके लिए। ठीक है ना, इसके बाद जैसे मैक्सिमम चैप्टर खत्म हो जाएंगे तो मैं मिक्स भी लाने की कोशिश करूँगा, जो मिक्स एरर होती हैं वो भी लाने की कोशिश करूँगा, तो वो भी लेके आऊँगा मैं। तो किस तरीके से आप देख रहे होंगे कि धीरे धीरे करके मैं कंप्लीट आपको जो ग्रामर सेक्शन है वो भी मैं कंप्लीट आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है, और अगर आपकी ख्वाहिश होगी तो मैं वोकैबुलरी दोबारा स्टार्ट कर दूंगा, अगर आप बोलोगे तो मैं दोबारा भी स्टार्ट कर सकता हूँ। कई बच्चे बोल भी रहे थे सर वोकैबुलरी दोबारा स्टार्ट करो, दोबारा भी स्टार्ट कर दूंगा, बिल्कुल उसी तरीके से, रूट वर्ड्स के थ्रू, इमेजेस के थ्रू, ठीक है ना, ट्रिक्स एंड टिप्स के थ्रू, तो इस तरीके से चीज़ें आपकी आगे बढ़ेंगी। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, किस तरह की चीज़ें चल रही हैं। आप अच्छे तरीके से पढ़ते रहें, इन्जॉय करते रहें पढ़ाई को। ठीक है, और कोई भी डाउट होता है आपको, मैं बार बार बोलता हूँ, कोई भी डाउट होता है प्लीज़ आप कमेंट जरूर करें। आप कमेंट करें कि सर मेरे को ये वाला डाउट हो रहा है, आप चाहे टेलीग्राम चैनल पर कमेंट करें, चाहे आप इस वीडियो को लिंक में इस वीडियो में कमेंट करें, तो ज़रूर मैं उनको पढ़ता हूँ, उसका रिजोल्यूशन या उसका जो सॉल्यूशन है आपको देने की कोशिश करता हूँ।
आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। सो आपको कमेंट सेक्शन में ये भी बताना है कि इन 25 क्वेश्चंस में से आपके कितने राइट क्वेश्चंस, कितने राइट आंसर हुए, कितने रॉन्ग हुए, और टोटल मार्क्स आपके कितने आए। तो मैं जानना चाहूँगा कि आपके मार्क्स देखना चाहूँगा कि आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं, आपकी जो प्रोग्रेस है वो कितनी चल रही है। सो आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल फॉर द डे। स्टे ट्यून फॉर मोर अपडेट्स लेटर अनदर डे।